वाई हुमायूं कबीर? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कहीं पर भी अगर कोई भी लीडर आकर ये कहे कि हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को कहीं पर भी बाबरी मस्जिद कबूल है? और बाबरी मस्जिद के नाम पे उन्हें वोट मिला, ये मैं चंदा तो दिया लोगों ने। चंदा दिया, लेकिन अभी जो वोट मिला वो इसलिए मिला कि वो बाबरी मस्जिद बना रहे थे। वो तो उसके पहले भी एमएलए थे। क्योंकि महुआ मोइत्रा ने कहा ये बात कि मुसलमानों ने वोट नहीं किया। 16 के बाद वाला इलेक्शन में आप देखेंगे, स्पेशली अगर मैं माइनॉरिटीज़ की जो बात हम कर रहे हैं, मुस्लिम की, तो अगर उसकी बात करें, कुछ नई पॉलिसी नहीं आई, कोई नए स्कीम्स नहीं आए। और बंगाली मुस्लिम्स में खासकर एक रिजेंटमेंट, एक गुस्सा बनना शुरू हुआ। आईएसएफ पार्टी बनी एक्चुअली पिछले इलेक्शन में, और उन्होंने इस अच्छा खासा जो उनके मोबिलाइजेशन, वहाँ पे वो इसी की बात करते हैं कि आप सिक्योरिटी की बात तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी के आगे क्या? ये कैसा गुस्सा है लोगों का कि जो बीजेपी में प्रो इनकम्बेंसी हो जाता है और अपोजिशन पार्टी कोई है या दूसरी पार्टी है बीजेपी के अलावा, उसमें वो एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। मुस्लिम अपीजमेंट की बात होती है। पिछले 5 सालों में ममता बनर्जी का अगर एक एक्स्ट्रा, अगर ये उन्होंने भी सॉफ्ट हिंदू, जो कांग्रेस 2014 के बाद जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, तो ममता बनर्जी ने 4 ग्रैंड टेम्पल बनाए हैं। हिंदुओं में एक तरह का ये एक नैरेटिव बन रहा था कि शी इज़ फेवरिंग मुस्लिम्स, अपीजमेंट कर रही हैं, और मुसलमानों में एक नैरेटिव ये बन रहा था दैट शी इज़ गोइंग टुवर्ड्स सॉफ्ट हिंदुत्वा। जो मिडिल क्लास बंगाली अर्बन जो दूसरे कम्युनिटीज़ हैं इंक्लूडिंग अपर कास्ट, तो एक मैसिव हिंदू वोट कंसोलिडेशन इन फेवर ऑफ बीजेपी देखा गया। जो सब इंस्टीट्यूट के जिनसे मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कि शायद कुछ डिटेंशन सेंटर के लिए कुछ जगहें जो हैं वो चिन्हित भी कर दी गई हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मुसलमान जहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से वो पावर में रहे, उनको उस तरह का डर वहाँ पर नहीं रहा, चाहे लेफ्ट रही या टीएमसी, अब उनको क्या डर सता रहा है, अब उनको क्या लग रहा है? नाउज में हम डेटा और ग्राउंड रियलिटीज़ के ज़रिए वो स्टोरीज़ आपके सामने लाते हैं जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है या गलत तरीके से पेश किया जाता है। हम एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, यानी हमारे पीछे किसी तरह की कोई कॉर्पोरेट बैकिंग नहीं है। हमारी असली ताकत आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और ज़रूरी स्टोरीज़ लगातार आपके सामने आती रहें, तो हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के ज़रिए आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम यूं ही आपके सामने स्टोरीज़ लाते रहें और यूं ही काम करते रहें। आदाब, नाउज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। पश्चिम बंगाल के नतीजे आ गए हैं और यूँ तो चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं, 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिक्र अगर किसी एक स्टेट का हो रहा है तो वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार चली गई है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पा रही है। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही हिस्टोरिक है पश्चिम बंगाल के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, देश के लिए भी। अब सवाल ये उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल किस तरह से बदलने जा रहा है। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें, जब से नतीजे सामने आए हैं हमारे, उसके बाद से भी हम पूरे पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं वायलेंस की जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। लेनिन की जो मूर्ति है उसको किस तरह से तोड़ दिया गया, बुलडोज़र की एंट्री हो गई है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, नंगी तलवारें जो हैं वो लहराई जा रही हैं, कई हत्याएँ हो चुकी हैं, और लगातार जो एक टेंशन है वो भी लगातार बनी हुई है। लेकिन इस सब के बीच जो एक सवाल है वो ये कि लगभग 30% जो मुसलमान हैं पश्चिम बंगाल में, उनका फ्यूचर क्या है, वो इस बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं। क्योंकि अभी तक हम पूरे पश्चिम बंगाल की अगर सियासत को हम देखें तो कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का रहा है, वो सत्ता में रहे हैं, चाहे सिंबॉलिक ही सही, लेकिन उनको वो रिप्रेजेंटेशन मिलता रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो जो भी जीत कर आए हैं वो पोजीशन में बैठेंगे, यानी कि उस तरह से वो पावर में नहीं रहेंगे। इसको मुसलमान किस तरह से देख रहे हैं? जो उनके वहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो उनके कारोबार हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या उन सब को लेकर भी इन्हें कोई ख़तरा दिख रहा है? क्या अपनी आइडेंटिटी को लेकर कोई उनको ख़तरा दिख रहा है? मैं आपको ये बता दूँ, बाकायदा तौर पर
कुछ इदारों की तरफ से पोस्टर्स जारी किए गए हैं मुसलमानों को लेकर, जिसमें ये कहा गया है कि आप अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए, मुसलमानों के लिए कहा गया है कि कुछ दिनों के लिए आप अपने घरों से बाहर ना निकलें जब तक बेहद ज़रूरी ना हो। क्या वाकई में हालात इतने ख़राब हैं? क्या जो हम नॉर्थ में जिस तरह का कम्युनलिज्म हम देखते रहे हैं, हिंदुत्व का जो हम राइज देखते रहे हैं, क्या हमें वो पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलेगा? और इसके साथ साथ ममता बनर्जी का क्या फ्यूचर है? ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन को अब मजबूत करेंगी और अब वो एक आज़ाद पंछी हैं। वो ये भी कह रही हैं कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट से उनको कुछ हाथ लगेगा? और सवाल ये भी कि क्या जो ये कहते हुए नजर आए थे शुभेंदु अधिकारी कि वो सिर्फ हिंदुओं के एमएलए हैं क्योंकि हिंदुओं ने उनको वोट दिया है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था मुसलमानों के लिए कि उनका वही हाल होना चाहिए जो इजराइल ने गाज़ा में किया है। क्या ऐसा शख्स पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री क्या बनने जा रहा है, या फिर कोई और बनेगा? ये तमाम हमारे अभी सवाल हैं, कुछ स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बंगाल में अनफोल्ड होनी बाकी हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे इस खास पॉडकास्ट में। मेरे साथ बेहद खास मेहमान ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता इन दिल्ली मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद रियाज साहब, जो कि आलिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं वो, और हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं वो। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका नाउज़ नेटवर्क में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल ये है रियाज साहब, शुरुआत अगर मैं करूं कि आप एक वोटर भी हैं और आप मुस्लिम भी हैं, और आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से आपने इनकी स्टडी भी की है कि कैसे पश्चिम बंगाल की सियासत बदली है, नई पार्टीज़ आई हैं। अभी ये जो रिज़ल्ट आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आगे मैं बात करूंगी मुसलमानों के हवाले से और दूसरी चीज़ों पर, लेकिन पहला आपका रिएक्शन, ये जो रिज़ल्ट आए हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? कि इस पे तो ऑलरेडी 2-3 दिनों में बहुत सारे एनालिसिस आने लगे हैं, लेकिन जो एक मेन जो मुद्दा है, जो बात है कि वो ये कि टीएमसी या बहुत सारे अपोजिशन पार्टी या जो सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं, वो एक तरीके से पूरा ब्लेम एसआईआर को के ऊपर एक तरह से डालने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर का एक रोल इम्पॉर्टेंट रहा है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। बहुत सारी क्लोज सीट में देखा गया है कि जो टोटल डिलीशन मार्जिन से ज़्यादा टोटल डिलीशंस है, तो ये इसको हम एकदम से डिनाई नहीं कर सकते। एसआईआर के अलावा जो सेंट्रल बॉडीज़ जो भी है, इनकम टैक्स, सीबीआई या इस तरह के उसके अब्यूज़ के भी जो एक्यूजेशन है, तो ये फैक्टर है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ इसकी वजह से, अदरवाइज़ जो ममता बनर्जी ने क्लेम किया कि वो 100 सीट्स कम से कम उनके जो मैनिपुलेशन हुआ है, अदरवाइज़ वो जीतती सरकार, इसीलिए उन्होंने बोला कि रीज़न, वो उनका एक पॉलिटिकल उनकी पोस्चरिंग है, वो तो ठीक है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, हर बार जब इलेक्शन रिजल्ट आता है, तो खासकर जब बीजेपी जीतती है तो अपोजिशन पार्टी, और उसके पहले एक्चुअली बीजेपी भी कहती थी कि वो ईवीएम को ब्लेम करती, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी रिस्क तो नहीं लेंगे कि वोटर्स को ब्लेम करेंगे अपने हारने के लिए। तो इसीलिए ईवीएम या इस केस में एसआईआर जो है स्केपगोट की तरह उसको दिखाया जा रहा है। वो एक रीज़न है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एसआईआर का कोई इफेक्ट नहीं रहा, लेकिन सिर्फ अगर एसआईआर नहीं होता तो क्या होता, वो तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन एसआईआर के बिना भी ऐसा ही अगर आउटकम होता वोटर टर्नआउट होने पे, वेरी लाइकली कि टीएमसी तब भी हार जाती, बीजेपी तब भी जीत जाती, शायद मार्जिन थोड़ा कम होता। मतलब 206 नहीं होते, तो हो सकता है उसकी वजह ये है कि जो सबसे जो मेन आउटकम है इस इलेक्शन का, कि वी सॉ अ लार्ज स्केल मैसिव हिंदू वोट कंसोलिडेशन, स्पेशली एससी और एसटी सीट्स पे जो देखेंगे, जो एससी और एसटी डोमिनेटेड सीट्स हैं, वो तो ऑलमोस्ट बहुत सॉलिड कंसोलिडेशन है। बट उसके अलावा, और ये कंसोलिडेशन जो है ये ओवरनाइट नहीं है, क्योंकि एससी एसटी जो पॉपुलेशन है उसमें मथुरा भी आ जाते हैं उसमें, लेकिन उसमें पुरुलिया और जंगल महल का जो बांकुरा और वो जो डिस्ट्रिक्ट है जो आदिवासी डोमिनेटेड या दूसरे जो और कम्युनिटीज़ हैं, उन वो वाले जो डोमिनेटेड सीट्स हैं, जंगल महल का एरिया हो या
या फिर इवन नॉर्थ बंगाल, ये सब सीट्स में बीजेपी ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया। अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट हुआ, पुरुलिया है, बांकुड़ा है, पूर्व मेदिनीपुर है, ये सब कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ ऑलमोस्ट सारी सीट बीजेपी जीती है। तो ये एक मेन कंसोलिडेशन हुआ। प्लस जो मिडिल क्लास बंगाली अर्बन जो दूसरे कम्युनिटीज़ हैं इंक्लूडिंग अपर कास्ट, तो एक मैसिव हिंदू वोट कंसोलिडेशन इन फेवर ऑफ बीजेपी देखा गया। कई लोग सरप्राइज है ऐसे कि जैसे ये कैसे हो गया, जैसे ओवरनाइट हुआ। तो हम ये भूल जा रहे हैं कि 2021 में ऑलरेडी तो दे वर ऑलमोस्ट हाफ वे देयर, 77 सीट्स, और वोट देखे तो 36-37% के आसपास वोट उनका तो ऑलरेडी दे वर ऑलरेडी देयर। पर सबको ये लग रहा था कि क्या 10-15%, 10-12% का वोट क्या एक बार में शिफ्ट कर सकता है वहाँ पे। क्यों ये ऐसा क्यों लग रहा था? कई सारे एनालिसिस आए थे कि जैसे मोहिदुल इस्लाम या इवन जो सी वोटर्स के देशमुख, यशवंत देशमुख है, उनका भी था कि बीजेपी हैज़ टू फाइट बिटवीन 30% मुस्लिम वोट्स मान के चल रहे कि वो तो वहाँ से नहीं आना। तो ये था कि क्या इतना मैसिव कंसोलिडेशन हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत केयरफुल थे अपने, मतलब बीजेपी का जो रिजल्ट है, 1-2 एनालिसिस छोड़ दे अगर एग्जिट पोल, तो जितने एनालिसिस एग्जिट पोल ने दिए उससे ज़्यादा उन्हें सीट आई एक्चुअली। तो दे वर ऑल्सो केयरफुल बिकॉज उन्हें दिख रहा था कि कंसोलिडेशन है, पर क्या इतना मैसिव कंसोलिडेशन है, ये नो वन वाज एक्सपेक्टिंग। और ये कंसोलिडेशन जो है, ये सिर्फ मैं बोलूँगा कि सिर्फ हिंदुत्व और कम्युनल इस इशू पे कंसोलिडेशन नहीं है, इसमें एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इनफैक्ट मैंने इसके पहले भी 1-2 इंटरव्यू में या डिस्कशंस में या सोशल मीडिया पोस्ट पे, आर्टिकल तो मैं नहीं लिख पाया, बट सोशल मीडिया पोस्ट में मैंने ये चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि मतलब आपने बोला फॉर्मर जर्नलिस्ट, मैं 12, 13, 14 में दिल्ली में ही था, और तब इलेक्शंस हमने अन्ना मूवमेंट के बाद से 2010 कॉमनवेल्थ के करप्शन के जो एलिगेशन लगे, उसके बाद अन्ना मूवमेंट, उसके बाद दिल्ली में और नेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही थी, आई सी अ लॉट ऑफ पैरेलल बिटवीन द टू कैंपेन्स। जो अच्छे दिन आएंगे एंड परिवर्तन का जो कैंपेन था, वो बहुत ही मुझे सिमिलर लगता है। मे बी इफ़ आई गेट टाइम समडे आई लाइट अबाउट इट। यहाँ भी दिल्ली गैंग रेप के बाद दिल्ली में सिक्योरिटी, विमेन सिक्योरिटी के लेके बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। आरजी कौर और इन दोनों में आप बहुत पैरेलल आपको मिलना, और द फैक्ट कि उनकी माँ खुद कैंडिडेट भी बनी और अब तो वो एमएलए भी बन गई हैं। तो उसके अलावा करप्शन को लेके, तो उसी तरह से करप्शन का नैरेटिव जो वहाँ जिस खासकर पिछले कुछ, जैसे मैंने पब्लिकली ये बोला है कि नवंबर-दिसंबर एसआईआर शुरू होने के पहले अगर कोई मुझसे पूछ रहा था, तो मतलब देयर वाज नो कंपटीशन एज इफ इट अपीयर्ड। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बाई इलेक्शंस हुए, कुछ इंसिडेंट हुए, उसके बाद भी जो इलेक्शंस हुए उसमें बाई इलेक्शन खासकर देखा गया कि मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो लग रहा था कि टीएमसी एकदम क्लियर विनर है। एसआईआर होने के बाद भी, और यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी टीएमसी कॉम्प्लेसेंट हो गई थी, क्योंकि जब एसआईआर के फाइनल डिलीशन लिस्ट आने शुरू हुए एंड, तो कहीं ना कहीं ये बहुत एनालिस्ट को लग रहा था, मैं टीएमसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर आपको याद होगा कि जब नवंबर में जब एसआईआर प्रोसेस शुरू हुआ था, तो ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी के स्टेटमेंट है कि हम एक एक वोटर जब तक उनका नाम नहीं आएगा हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। अभिषेक बनर्जी ने बोला था 2 लाख या 5 लाख लोगों को लेकर हम दिल्ली का घेराव करेंगे और देखते हैं कैसे, मतलब समथिंग लाइक दिस उन्होंने बांग्ला में अपने स्पीचेस में बोला था। लेकिन जब एसआईआर की लिस्ट आई, और जब खासकर जब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली जो अंडर एडजुडिकेशन की जो लिस्ट आई, पहले लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और बाद में उसमें अंडर एडजुडिकेशन जो लोगों की लिस्ट बनी, तो उसके बाद स्पेशली मुसलमानों में कंसर्न, मतलब जब एसआईआर शुरू हुआ था तो हर पार्टी, मुस्लिम इदारे, जमात इस्लामी, दूसरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर टीएमसी, सब ने कैंप लगा कर लोगों से फॉर्म भरवाए थे। एंड आपने सबर इंस्टीट्यूट के उनका इंटरव्यू भी किया है साबिर अहमद का, कि कैसे मैपिंग जब हुई, जब फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट आई तो मैपिंग में मुस्लिम की बहुत अच्छी मतलब मैपिंग हुई थी, एंड देन दे फाउंड समवेयर ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का एक नया एक उन्होंने लेकर आए, और जिसमें खासकर तो मुसलमानों को ये लगने लगा कि ऑल this is being done to actually target us, something like Assam will happen. और वो बहुत desperate situation में हो गए। And then this was the period जब, मतलब I don't blame TMC entirely as I said, but they became little complacent I feel, कि जिस तरह से aggressively उन्होंने पहले बोला था वैसे इतने aggressive नहीं रहे। शायद उनको ये डर था कि, एक डर ये हमेशा रहा बंगाल में, हर वक्त ये र्यूमर रहा कि क्या प्रेसिडेंट रूल लगेगा, तो उन्हें शायद ये डर था कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगा के इलेक्शन हो, अगर
ऑप्शन क्या था, अगर कि वो इलेक्शन को नहीं होने देते, कुछ भी करके धरना दे के ये करके, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता, क्योंकि 5 साल हो के बाद तो वो गवर्नमेंट होती नहीं। तो फिर दे वर प्रोबेबली वरीड कि फिर तो और मुश्किल होगा। एंड ऑल्सो जो मैं मेन पॉइंट बोलना चाह रहा था कि एसआईआर के डिलीशन से ये लगा मुझे भी, और जो डेटा एनालिसिस करते हैं सवर इंस्टीट्यूट या दूसरे लोगों को भी ये लगा कि 15-20 सीटों पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब मुस्लिम मेजोरिटी जैसे शमशेरगंज है हाईएस्ट मेजोरिटी, वो इसमें बहुत ही क्लोज मार्जिन से, लेकिन टीएमसी फिर भी जीत गई। तो वो, या मटिया बुरुज, कलकत्ता शहर में सबसे ज़्यादा टॉप 10 में एक मटिया बुरुज कंस्टिट्यूंसी, वो भी टीएमसी जीत गई। तो ये लगा था कि डिलीट हुआ है, बट जो 70% 76% मुस्लिम है अगर, या 60, इस तरह से इतने ज़्यादा मुस्लिम है कि इट विल नॉट इफेक्ट बहुत मैसिव स्केल पे। तो प्रोबेबली दे बिकेम लिटिल कॉम्प्लेसेंट, क्योंकि जिस तरह से आपने बोला था कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, आपने तो होने दिया। ऑल्दो आई गिव क्रेडिट टू देम, जिस तरह से उन्होंने कोर्ट में गए और जिस तरह से उन्होंने फाइट किया। लेकिन रियाज साहब, जब आप ये बात बोल रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि कुछ सीटें जो टीएमसी को नहीं मिली, जिसमें कांग्रेस को मिली हैं, और जिस तरह से हुमायूं कबीर को मिली हैं, ये तमाम सीटें इसलिए मिली हैं कि मुसलमान नाराज़ थे। एआईएमएम को भी कुछ हज़ार कुछ मिले हैं उनको। हाँ, हालांकि उन्होंने सिर्फ डेंट ही लगाया है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मुसलमानों को ये लग रहा था उस वक्त में कि जिस तरह से एसआईआर जब हो रहा था और दर दर की एक तरह से ठोकरें खा रहे थे, मुसलमान लाइनों में लग रहे थे, रो रहे थे, उनको लग रहा था कि, और अभी भी सिचुएशन तो अभी भी वही है, सिर्फ इलेक्शन ही तो हुआ है, नाम तो उनका अभी भी नहीं है, कि जिस तरह से लड़ना चाहिए था टीएमसी को उनके लिए, वो शायद उस तरह से उनके लिए नहीं लड़ी। ये एक बात कही जा रही है। दूसरा कहा जा रहा है कि वक्फ के टाइम पर जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो ममता बनर्जी ने कहा यहाँ नहीं दिल्ली जाकर करो। और इसी तरह की एक दो चीज़ें और जिनका जिक्र किया जा रहा है कि मुसलमानों को ये लग रहा था कि एक तो वो उनके लिए लड़ती हुई नज़र नहीं आ रही हैं और फॉर ग्रांटेड उनको लिया जा रहा है। तो ये जो एक शिफ्ट है, जो इतने मुश्किल वक्त में, जहाँ उनको ये लग रहा है कि 65% जो डिलीशन हुआ है सो मुसलमान हैं, उनकी नागरिकता चली जाएगी, आसाम मॉडल लागू हो जाएगा, डिटेंशन सेंटर हो जाएंगे, ये सारे, उस वक्त में भी ये मुसलमान वोट आखिर क्यों बटा? नहीं, इसमें देखिए टीएमसी को और बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट को, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ऐसा लग रहा था कि एसआईआर के डर से जो मुसलमान मैसिवली जो वोट करेंगे वो ऑलमोस्ट 95% टाइप, 1-2 सीट को अगर छोड़ दे तो कंसोलिडेशन होगा, जैसा आपने बोला टीएमसी के फेवर में, लेकिन वो नहीं हुआ। इसमें आपने जो कहा, जो वक्फ की बात कही की, और उसके ये एसआईआर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीएमसी ने एसआईआर के लिए जितना बोला है उतना और किसी पार्टी ने नहीं बोला। इनफैक्ट राहुल गांधी ने आपको याद होगा पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन लोगों ने शुरू में स्टेटमेंट्स दिए, ये दिए, लेकिन उस तरह से कैंपेन नहीं किया। वो टीएमसी बंगाल में राहुल गांधी का स्टेक ही नहीं था। मैं वही बोल रहा हूँ, जिस तरह से टीएमसी ने जितने अग्रेसिवली एसआईआर मुद्दे को उठाया, किसी पार्टी ने नहीं उठाया। ये भी एक है। लेकिन जो आपने जिसको मैं इसको ऐसे समझिए, ऐसा नहीं है कि ये वक्फ या एसआईआर की वजह से सिर्फ बंगाली मुस्लिम नाराज़ थे। ये खासकर बंगाल में, आपने तो कई बार ट्रैवल किया है, वहाँ आपने इलेक्शंस भी कवर किए हैं, तो बंगाल में 2 तरह के मुस्लिम हैं। एक तो है जो अर्बन एरियाज़ में है, जैसे कोलकाता में है, मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ, जो उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम है, मतलब बंगाली स्पीकिंग जिनका मदर टंग नहीं है, यूपी बिहार में जिनका ओरिजिन है। और एक है जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है। बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम वास्ट मेजोरिटी जो है वो रूरल बंगाल में है। और रूरल बंगाल के जो मुस्लिम हैं, वो जो आपने कहा है, वो जब स्टेट में जब एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी बहुत सारे मुद्दे को लेके, चाहे वो करप्शन को लेके हो, स्टैग्नेशन को लेके हो, जॉब को लेके हो, तो वो सब में बन रही थी। वो ये बोले हम कि सिर्फ मुसलमान, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक वक्त के बाद ये जो आपने कहा कि टेकन फॉर ग्रांटेड, सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पे आप कितनी बार, सिर्फ ये पिछले बार भी सिक्योरिटी के नाम पे ही उन्हें मैसिव सपोर्ट मिला था कि बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन एक वक्त के बाद जब लोकल लेवल पे भी तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोकल एमएलए से आप नाराज़ हो, या लोकल और भी बहुत एमएलए के नीचे भी ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव, पंचायत लेवल पे बहुत रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी, ये मैं इसको एंटी इनकम्बेंसी की तरह देखता हूँ। उसकी बहुत सारी वजह है। जब पहली गवर्नमेंट बनी थी टीएमसी की 2011 में, तो उन्होंने बहुत प्रॉमिसिंग एक
पॉलिसी लेकर आए थे, बहुत सारी सबके लिए, इंक्लूडिंग फॉर मुस्लिम्स। जैसे ओबीसी रिजर्वेशंस में मुसलमानों को बहुत फ़ायदे उसमें हुए, और वो दिखता है कलकत्ता में। अगर आप जाएंगे तो एक नया मिडिल क्लास एडुकेटेड प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ओबीसी रिजर्वेशन का एक कंसिडरेबल फ़ायदा हुआ। इस पे मैंने 2017 में एक रिसर्च आर्टिकल भी लिखा है कि किस तरीके से ये इस ममता ने उसको आई थिंक शी स्टार्टेड सम काइंड ऑफ मिशन, इस्लामिया मिशन समथिंग, नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने नहीं शुरू किया था, लेकिन उसके पहले से वो मिशन स्कूल चल रहे थे, वो बहुत एक्सपैंड हुआ। तो मुस्लिम गॉट अ फेवरेबल उस तरह से एक इन्वायरमेंट, और बहुत सारी चीज़ें हुई, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज आई। आलिया यूनिवर्सिटी का एक्सपेंशन, इंग्लिश मीडियम मदरसा माने मदरसा स्कूल जो होते हैं वो मदरसा, इंग्लिश मीडियम, इस तरह के कई सारे उन्होंने प्रोमिस किए थे, और कुछ चीज़ें हुई। लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ कि नेशनल लेवल पे ही एक नैरेटिव चेंज हो गया ना। तो खासकर 2016 इलेक्शन के आसपास, तब तक क्या हुआ था कि बाकी कांग्रेस और लेफ्ट, 2011 में क्या था कि मेन अपोजिशन वहाँ कौन थी, लेफ्ट और कांग्रेस। तो अगर वो माइनॉरिटीज़ स्पेशली मुस्लिम के लिए कोई पॉलिसी या प्लान लेके अगर आते थे, तो लेफ्ट या कांग्रेस के पास उसको अपोज करने का बहुत कुछ तो बस मौका मिलता नहीं था। वो टेक्निकल ग्राउंड पे कुछ अपोज कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली तो कुछ अपोज नहीं कर पाते थे। लेकिन जब 14 के बाद जब एक नेशनल नैरेटिव चेंज होना शुरू हुआ, और ख़ासकर 2016 और 16 के बाद, 2016 के असेंबली इलेक्शन और उसके बाद, तो 16 के बाद वाला इलेक्शन में आप देखेंगे कुछ, स्पेशली अगर मैं माइनॉरिटीज़ की जो बात हम कर रहे हैं, मुस्लिम की, तो अगर उसकी बात करें, कुछ नई पॉलिसी नहीं आई, कोई नए स्कीम्स नहीं आए। और बंगाली मुस्लिम्स में खासकर एक रिजेंटमेंट, एक गुस्सा बनना शुरू हुआ। पिछले ही बार आईएसएफ पार्टी बनी एक्चुअली पिछले इलेक्शन में, और उन्होंने इस अच्छा खासा जो उनके मोबिलाइजेशन, वहाँ पे वो इसी की बात करते हैं कि आप सिक्योरिटी की बात तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी के आगे क्या? मुस्लिम अपीजमेंट की बात होती है। पिछले 5 सालों में ममता बनर्जी का अगर एक एक्स्ट्रा, अगर ये उन्होंने भी सॉफ्ट हिंदू, जो कांग्रेस 2014 के बाद जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, तो ममता बनर्जी ने 4 ग्रैंड टेम्पल बनाए हैं। दीघा में जगन्नाथ मंदिर, कलकत्ता के जो सबब है राजारहाट, वहाँ पे एक बड़ी सी मंदिर बन रही है। नॉर्थ में सिलीगुड़ी में एक मंदिर बन रही है, एक और मंदिर कहीं पे बन रही है, मैं जगह याद नहीं आ रहा। तो लगता है सेकुलरिज्म तो शायद रह नहीं गया है। तो ये वो सेकुलरिज्म था, बट मैं आई डोंट ब्लेम ममता बनर्जी फॉर दिस। उनका सेकुलरिज्म ये था कि सबको साथ में लेके चलना। तो वो ईद के दिन नमाज के में भी आती थी, इफ्तार में भी आती थी, और वो क्रिसमस में भी जाती थी, वो जितने भी फेस्टिवल बुद्धिस्ट के, जैन के, सब में जाती थी। वो हिंदी स्पीकिंग जो हिंदूज़ हैं वहाँ, उनके लिए हिंदी यूनिवर्सिटी बनाती थी, वो दलित एकेडमी बनाती थी, वो कुर्मी और इस तरह के जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए डेवलपमेंट बोर्ड का अनाउंसमेंट किया था उन्होंने अभी रिसेंटली। तो वो सब के लिए करती थी, लेकिन हाईलाइट क्या होता है कि मुस्लिम के लिए वो इमाम और मुअज्जिन को मंथली उनको भत्ता दे दिया जा रहा है उन्हें, या मुस्लिम के लिए जो चीज़ों को लेकर। ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं में एक तरह का ये एक नैरेटिव बन रहा था कि शी इज़ फेवरिंग मुस्लिम्स, अपीजमेंट कर रही हैं, और मुसलमानों में एक नैरेटिव ये बन रहा था दैट शी इज़ गोइंग टुवर्ड्स सॉफ्ट हिंदुत्व। जी एग्जैक्टली। तो जो शुरू में उन्होंने जो किया, तो ममता बनर्जी का सोशल मीडिया पे ये सब एक नाम है मुमताज़ बेगम। वो जब 2011-10-11 में जब वो पावर में आई थी, तो वो इफ्तार में कहीं बैठी हैं, वो सर अच्छे से ढक के वो बैठी हैं, तो वो फ़ोटो उनका वायरल होता है। इनफैक्ट मैं एक कमेंटेटर को सुन रहा था किसी न्यूज़ चैनल पे कि मैं एयरपोर्ट पे उतरा और मैंने देखा उनकी बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है वो हिजाब में। तो ये क्या ज़रूरत, बेसिकली हज के टाइम में हाजियों को वेलकम करने के लिए या सी ऑफ करने के लिए, तो उनके पार्टी के लोग इस तरह से। इनफैक्ट अभी वो एक रैली में थी जहाँ उन्होंने सारे अपने जो भी होता है उन्होंने सारे नारे बोले, उन्होंने जय बंगाल, ये सारे रिलीजियस, उसमें उन्होंने इंशाल्लाह बोला और खुदा हाफिज बोला। लेकिन ऑफ कोर्स आप मीडिया में क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि वो इंशाल्लाह और खुदा हाफिज, हाँ, वो वाले बाइट को कट करके वो चलाते, ये होता रहता। ये हिंदुत्व ग्रुप जो है, बीजेपी जो है, उन्होंने इसको यूज़ करा अपना नैरेटिव बनाने के लिए कि शी इज़ प्लेइंग लाइक मुस्लिम अपीजमेंट की बात, तुष्टिकरण और इस तरह की बात है। बट बंगाल, खासकर मैं बता रहा हूँ कि बंगाली मुस्लिम, आप देखेंगे कलकत्ते में जो वोटर है, जो अर्बन मुस्लिम वोटर्स हैं, जो उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम वोटर्स हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट आई थिंक 90% के आसपास, 80% वो उन्होंने वोट टीएमसी को किया है। मटिया बुरुज हो गया, पोर्ट एरिया, दोनों जीते। और जो लीड दिन में आप ममता बनर्जी का देख रहे थे, वो एक्चुअली इन वोटर्स की वजह से ही था, जो खिदिरपुर का एरिया है। लेकिन जो बंगाली मुस्लिम है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि बंगाली मुस्लिम ने वोट नहीं करा।
डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी, अगर के बीजेपी नहीं होती वहाँ पे पार्टी तो शायद उनको और कम वोट मिलते। बट डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी, ये एसआईआर का फियर की वजह से वो मतलब हमारी और बहुत लोगों की एनालिसिस थी कि एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एसआईआर के फियर में कंसोलिडेशन हो जाएगा, जो कि हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। उन्हें आप उनकी पार्टी में देखेंगे तो लगभग मेरे ख्याल से शायद 29-30 एमएलए जो उनके जीते हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से ही मतलब मुस्लिम है, और डोमिनेटेड एरिया से तो और भी एमएलए हैं, तो उनके लगभग आई थिंक अराउंड 40% एमएलए उनके जो जीत के आए हैं वो मुस्लिम एमएलए ही जीत के आए। तो दैट शोज कि टीएमसी को वोट मिला है, बट टीएमसी वाज होपिंग कि 99% हमें मिल जाएगा। नौशाद सिद्दीकी भी हार जाएंगे, शौकत मुल्ला को उनके अगेंस्ट में खड़ा कर उसके अगेंस्ट में ले आए, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने कहा ये बात कि मुसलमानों ने वोट नहीं किया। लेकिन मुसलमानों ने तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है, लेकिन जो टीएमसी प्रोबेबली सोच रही थी कि 100% या 99% मिलेगा, उन्हें शायद 80+%, 84-83% के आसपास वोट मिला होगा। कुछ वोट बटा कांग्रेस में के जैसे 2 सीट जीत, और ये 4-5 तो जीते, आईएसएफ कांग्रेस, हुमायूं कबीर 2 जगह से जीत गए। बट हुमायूं कबीर का 2 जगह से जीतना ये बताता है कि किस लेवल पे एक तरह से गुस्सा था आपको। हाँ, मैं कुछ उनके स्टेटमेंट हुमायूं कबीर पे आऊंगी, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू कि मुसलमान क्या सोच रहा है। ये मतलब ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, मैं इस पे आऊँगी। लेकिन उससे पहले जो हम एंटी इनकम्बेंसी की हम बात बार बार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, मेरा सवाल ये है कि ये बिहार में प्रो इनकम्बेंसी हो जाती है और यही पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। ये कैसा गुस्सा है लोगों का कि जो बीजेपी में प्रो इनकम्बेंसी हो जाता है और अपोजिशन पार्टी कोई है या दूसरी पार्टी है बीजेपी के अलावा, उसमें वो एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। इस पे मेरी एक अपनी थ्योरी है। बस थ्योरी के पहले जो आपने बात बोला, रूही तिवारी जो एक जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उन्होंने एक ट्वीट किया था जब रिजल्ट आया कि बेस्ड ऑन हर ट्रैवल टू असम एंड बंगाल, उन्होंने बोला ये क्लियर था कि वहाँ प्रो डेवलपमेंट, प्रो गवर्नमेंट, जैसा आपने बताया, प्रो इनकम्बेंसी वोट है और यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी। ये इसमें मेरी अपनी थ्योरी है, ये अभी तक मैं लिख नहीं पाया हूँ, बट इस तरह के कहीं कहीं जब मौका मिला है तो मैंने इसको आर्टिकुलेट करने की कोशिश करी है। मेरी अपनी ये थ्योरी है कि इंडिया में करप्शन, एंटी इनकम्बेंसी, ये करप्शन ये सब एंटी इनकम्बेंसी के ही अंडर है, ब्रॉडली अंडर एंटी इनकम्बेंसी, जिसमें करप्शन एक मेन मुद्दा है, प्लस ये सिक्योरिटी, क्राइम्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये नॉन बीजेपी स्टेट्स में ही ये फैक्टर होती है। जो जैसे आपने बोला बिहार में या असम में जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, या हिस्ट्री देख ले इंडिया में, ये कांग्रेस के अगेंस्ट या अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट या ममता बनर्जी के अगेंस्ट ही व्यापम के बाद भी मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी करप्शन को लेके वो नैरेटिव नहीं बनता, या और भी दूसरे स्टेट में। क्यों? उसमें जो मेरी अपनी ये थ्योरी है कि ये नैरेटिव तभी स्टैंड करती है जब लार्ज स्केल हिंदू वोट कंसोलिडेशन हो रहा होता है। तो खासकर जो लिबरल एलीट हिंदूज़ हैं वो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं कम्युनल हूँ इसलिए मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। तो वो यूजुअली बोलेंगे कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही। इसीलिए मैंने आपको 2014 के कैंपेन से 2026 का बंगाल इलेक्शन कंपेयर किया, क्योंकि मुझे ये नैरेटिव, मैं अप्रैल के मिड में मुझे सडनली लगने लगा कि ये सरकार मतलब इट्स ऑन शेकी, मतलब बहुत टफ इलेक्शन होने वाला है। आई वाज नॉट श्योर कि हार ही जाएंगे, बट ये लगने लगा था कि टफ है, इट्स नॉट गुड। क्यों? क्योंकि मुझे सडनली लगा कि नैरेटिव जो है वो वही 2014 वाली मुझे दिखने लगी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड स्टैग्नेशन है, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फिर उसके बाद विमेन सिक्योरिटी को लेकर, तो ये जब लार्ज स्केल हिंदू वोट कंसोलिडेशन जब भी होता है तभी आप देखेंगे ये एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है। लेकिन ये अजीब सी तो बात यहाँ पे मैं एक बात खत्म कर दूं, यहाँ पे 2 चीज़ें। इसमें मैं बीजेपी को क्रेडिट देता हूँ कि दे आर मास्टर एट बिल्डिंग नैरेटिव्स एंड एट द सेम टाइम फेलियर ऑफ द अपोजिशन, अदर्स, कांग्रेस या जो भी पार्टी है वो उस हिसाब से नैरेटिव नहीं बना पाती। They capture social media. They have, the entire so-called mainstream media. ये तो अभी है ना, ये तो अभी है, लेकिन इसके पहले 2014 में तो कांग्रेस पावर में थी, फिर भी उन्होंने वो नैरेटिव नहीं बना पाए। एटलीस्ट इसीलिए मैं मेरी जो वो थ्योरी है जो मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन अपर कास्ट एलीट
पीपल मेजोरिटी elite ऑफ द मेजोरिटी डिसाइड्स के दे विल बी वोटिंग फॉर बीजेपी। इसीलिए प्रोबेबली बहुत सारे जो सर्वेज हैं, पोलस्टर, माई एक्सिस इंडिया जो प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता ने बोला कि बहुत से लोग साइलेंट हैं बोल बिकॉज दे हैड मेड देयर माइंड, लेकिन दे कैन नॉट से कि वी वांट बीजेपी। यहाँ बंगाल में आप देखेंगे बहुत सारे लोग, खासकर जो एजुकेटेड है, वो ये नहीं बोल रहे होंगे कि हम बीजेपी को चाहते हैं, बट सब ने ये बोला कि ममता को जाना है, ममता हैज़ टू गो। तो ये वाला नैरेटिव जो है ना कि जो एकदम एंटी इनकम्बेंसी, मुझे लगता है कि 6 महीने पहले उतना ज़्यादा नहीं था जितना, या 3-4 महीने पहले भी नहीं था। इनफैक्ट मार्च में आप देखेंगे बहुत सारे लोग SIR को लेके बिजी थे, बट जो भी जा रहा था ग्राउंड में वो ये कह रहा था कि ऐसा लग रहा है 1 महीना इलेक्शन को है और मतलब लोगों में जैसे कोई इंथुजियाज्म ही नहीं है। ये 2 वजह से हो सकती है, या तो लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि इस बार ये, और दे वर साइलेंट बिकॉज दे न्यू इट मे हैव सम रिएक्शंस, वायलेंस हो सकती है या इस तरह की चीज़ें, या दूसरा ये है कि उसके बाद जो बीजेपी ने इस तरह से नैरेटिव बनाया कि दे वर सक्सेसफुल इन बिल्डिंग दिस नैरेटिव ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। यहाँ पे एक चीज़ और जो जोड़ना चाहूँगा कि बीजेपी के जो ग्रैंड सक्सेस ऑफ नैरेटिव हुआ वो इट हैपेंड साइमल्टेनियसली विद द कोलैप्स ऑफ द TMC नैरेटिव। दैट इज़ व्हेन एक्चुअली आई स्टार्टेड फीलिंग कि अब TMC इज ऑन अ शेकी ग्राउंड। क्योंकि क्या हुआ, जो IPAC के एक डायरेक्टर को अरेस्ट किया, प्रतीक जैन के घर पे भी शायद उनकी वाइफ को भी पूछताछ के लिए बुलाया, सडनली सोशल मीडिया पे IPAC लगा जैसे कोलैप्स कर गया। दैट वी कुड फील। इस तरह के भी ये रिपोर्ट्स आई कि वो IPAC ने काम करना बंद कर दिया, ऑल्दो TMC डिनाइड, लेकिन ये तो था कि ऑफिस में लोग नहीं जा रहे हैं और इस तरह। तो सोशल मीडिया पे मिड अप्रैल ना सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग कि TMC इज वेरी वीक नाउ ऑन सोशल मीडिया। आपको लगता है कि IPAC पे जिस तरह से रेड हुई और ED ने जिस तरह इट हेल्प्ड बिकॉज बीजेपी अपनी नैरेटिव तो बना रही है। मैं एक बिकॉज आई फॉलो पॉलिटिक्स रेगुलरली, इलेक्शन के न्यूज़ देख रहा हूँ, मैं कोई भी वेबसाइट न्यूज़ का ओपन कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट जितने भी एड के स्पेसेस होते हैं एक वेबसाइट पे, ऑलमोस्ट सब पे बीजेपी का ऐड है। लेकिन या सोशल मीडिया पे है, वो न्यूज़पेपर में बीजेपी, सो दे वर एवरीवेयर, बट IPAC सडनली कोलैप्स्ड। और ऑफ कोर्स उसके में बीजेपी के रिसोर्सेज से तो TMC को हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो भी एक रीज़न है। बट ये था कि मुझे ये मतलब IPAC का पे जो अटैक हो ना, और उस मतलब अटैक इन द सेंस कि द वे दे वर टारगेटेड, बट उसके वजह से सोशल मीडिया इनका वीक। इसमें एक वजह और है कि खासकर पिछले इलेक्शन के बाद क्या हुआ था, इस पे नीलांजन सरकार ने एक आर्टिकल भी लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स में बेस्ड ऑन हिज फील्ड वर्क, के पिछले 5-7 सालों में TMC वॉज ओवर रिलायंट। ये बेसिकली अभिषेक बैनर्जी की जो स्ट्रेटेजी थी कि जो पिछले इलेक्शन के वक्त से ही, जब से IPAC ने उनके लिए काम करना शुरू किया, तो खासकर इलेक्शन के बाद से, इलेक्शन के टाइम से, मतलब मेरा मतलब 2021 वाले इलेक्शन के वक्त से ही IPAC बिकेम लाइक अ पार्टी एक्सटेंशन, और IPAC ही चीज़ें डिसाइड कर रहा था। इनफैक्ट मुझे कुछ लोगों ने इस तरह से भी ग्राउंड पे बोला कि 5-10 सीट तो TMC इसलिए हार गई कि इन्होंने ग्राउंड का जो कैंडिडेट था उसे टिकट ना देके किसी और को टिकट दिया। लेकिन इसका एक ये भी कहा जा रहा था कि 77 आई थिंक 73 और 77 जो सिटिंग MLAs थे उनका टिकट काट दिया गया, और ये कहा गया कि आई डोंट नो कितना सच है और कितना नहीं, बट मैंने बहुत जगहों पर जो एनालिस्ट हैं उनको कहते हुए सुना कि अमित शाह ने उन सब से इंडिविजुअली जो है वो मीटिंग की, जो हार गए, जिनको नहीं मिला। हाँ। और क्योंकि जाहिर सी बात है उनको गुस्सा होगा कि उनको टिकट नहीं दिया गया, उनका अपना एक वोट बैंक भी है, उनका एक बेस भी है, और इससे भी बड़े पैमाने पर TMC को नुकसान हुआ है। बीजेपी माइक्रो मैनेज इलेक्शन में तो दे आर चैंपियंस ऑफ माइक्रो मैनेज इलेक्शन। उनके पास रिसोर्स भी है, बट दे आर ऑल्सो लाइक इलेक्शन मशीन। वो 24 घंटे 24/7 इलेक्शन में। जब अमित शाह होम मिनिस्टर 3 हफ्ते से ज़्यादा कलकत्ता में थे, तो वो तो वहाँ होटल में आराम करने के लिए नहीं थे, वो ऑब्वियसली माइक्रो मैनेज इलेक्शन कर रहे थे, हर लेवल पे कर रहे थे। तो माइक्रो मैनेज इलेक्शन का मतलब यही है कि कौन कैंडिडेट जो, अगर मतलब द वे यहाँ पे SIR का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कि आपको एक जस्ट हाइपोथेटिकल एक नंबर लेके बोल रहा हूँ कि 1 लाख में कि आपको 40,000 सीट आपको वोट्स आएंगे या 35,000 आएंगे, एंड कि उसको 45,000 आ सकता है। सो ना वो 45,000 में को मुझे मालूम है कि ये
40,000 से 42 जा सकता हूँ मैं 45 नहीं जा सकता। तो द ओनली वे इज के 45 को कम करके तुम 35 पे ला दो ताकि आपसे कम हो जाए। उसके लिए आप क्या, तो SIR में कई हज़ार वोट डिलीट हुए ऑलमोस्ट हर, ये खासकर मुस्लिम डोमिनेटेड कई सारे 176 पे आई थिंक 176 सीटों पर 30,000 से ज़्यादा ये। तो एक तो यहाँ वोट कम हो रहा है। दूसरा, जैसे आपने ये बताया कि इस तरह से वो जब माइक्रो मैनेज इलेक्शन कर रहे हैं, कहीं पे जैसा आपने बताया जो कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला वो हो सकते हैं, कहीं पे दूसरे पार्टी के जो कैंडिडेट जो उनको लगता है कि 5-10 हज़ार वोट काट सकता है या 4,000 वोट भी काट सकता है डिपेंडिंग। तो चाहे वो MIM का कैंडिडेट हो, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे ISF के, ISF जीता एक जगह ही है, लेकिन उनको ये मालदा मुर्शिदाबाद में ISF ने इस बार बहुत एग्रेसिवली कैंपेन की है फर्स्ट फेज़ में। और क्योंकि सेकेंड फेज़ में भांगुर में इलेक्शन था, तो फर्स्ट फेज़ में नौशाद सिद्दीकी ज़्यादा नॉर्थ बंगाल, मालदा मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर उसी एरिया में ज़्यादा रह रहे थे। MIM ने कुछ जगह वोट काटे, कुछ जगह ISF की पार्टी को, ISF को कुछ वोट मिले, या और भी इस तरह के कैंडिडेट। तो ऐसी कई सारी सीट आप देखेंगे जहाँ पे मैं नाम सडनली भूल रहा हूँ असेंबली का, लेकिन जाकिर हुसैन वहाँ से 3 टाइम MLA TMC के, उन्होंने अपने एरिया में मेडिकल कॉलेज शुरू किया है और अभी इस तरह से फिलंथ्रोपिक चीज़ों में है। तो पॉपुलर कैंडिडेट थे वो, लेकिन वो हार गए इस बार। और जो सेकंड कैंडिडेट है कांग्रेस का, उसे करीब 35-36 हज़ार के आसपास वोट आई है और वो हारे कुछ 15-17 हज़ार वोटों से। तो इस तरह से अगर आप एक एक सीट देखेंगे तो ऐसा बहुत सारी सीट होगी कि जहाँ पे हार गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो माइक्रो मैनेज, जब हम इलेक्शन कहते हैं कि इलेक्शन को वो माइक्रो मैनेज करते, ये उसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो ये एक है वो, जैसे उन्होंने कलकत्ता में इस तरह की रिपोर्ट आई कि जैसे जो अपार्टमेंट बड़े बड़े जो बड़े बड़े इंक्लेव्स में रहते हैं और इस तरह के अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वो बहुत एग्रेसिवली वोट उतना करने नहीं जाते। तो इस बार खासकर कई सारे ऐसी जगह जहाँ पे, ऐसे अपार्टमेंट जहाँ 300 से ज़्यादा वोटर्स अगर है, 300 या, तो वहाँ पे पोलिंग बूथ बना दी गई थी। या अपने जो इनके पन्ना प्रभारी, जो बीजेपी का फेमस है कि पन्ना प्रभारी होते हैं उनके पन्ना प्रभारी एग्रेसिवली जाके इन हाई राइज बिल्डिंग्स में भी कैंपेनिंग कर रहे थे। इनफैक्ट लोगों को बाकायदा तौर पर ट्रेन में टिकट्स देकर पूरी ट्रेन बुक कर उनको भेजा गया है, फ्लाइट के टिकट्स भी दिए गए हैं। और एक तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं वहाँ पर क्राइसिस हो गया था लेबर का, मेज का, इन सब का, क्योंकि उस तरह से वो गई हैं। तो मुझे पता है कि किस तरह से क्या हुआ है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है रियाज साहब, जब हम बात ये कर रहे होते हैं कि जो बीजेपी ने जो प्रोमिसेस किए, 12 साल से ऑलमोस्ट TMC जो है वो सेंटर में है। उसने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, ऑफ कोर्स नहीं दी। किसानों की आय दुगनी की बात की थी, ऑफ कोर्स नहीं दी। 15 लाख तो चलिए जुमला था, उसको आप छोड़ दीजिए। इसी तरह के उनके लगातार प्रोमिसेस हैं जो स्टेट्स में वो करते रहे हैं और जो सेंटर में उन्होंने किए। अब फिर से उन्होंने यहाँ पर 1 करोड़ नौकरियों की उन्होंने बात की है, UCC की बात कर रहे हैं, लव जिहाद की बात कर रहे हैं, और इसी तरह के तमाम उनके प्रोमिसेस हैं, किसानों को लेकर भी किए हैं। बंगाल को तो एक इंटेलेक्चुअली साउंड स्टेट कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि भाई उसे यूपी और बिहार समझने की गलती ना करें। बार बार जो विश्लेषक हैं वो यही कहते हुए नज़र आए कि भाई आप वो बिहार उसको या फिर यूपी समझने की भूल ना करें। दे आर इंटेलेक्चुअली वेरी साउंड, दे नो कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो क्या उन लोगों को ये नहीं दिख रहा था कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसने 12 साल से क्या किया है? कहाँ है हमारी इकोनॉमी, कहाँ है हमारी GDP ग्रोथ, क्या उन्होंने किसानों के साथ किया है, क्या उन्होंने विमेन के साथ किया है कि जो बंगाल के लोग उस पर यकीन कर गए? या फिर आपको लगता है ये सिर्फ एक दिखावा है, ये एक दिखावे की एक तस्वीर है? जो असल मसला है वो है जय श्री राम का, वो असल मसला है वो है हिंदुत्व का। देखिए, ये जो मैं बार बार 2014 से जो कंपेयर कर रहा हूँ, ये इसी वजह से कर रहा हूँ कि इसमें 2 चीज़ें हैं। जो आपने बताया, बंगाल के लिए गोखले ने कहा था, और बंगाली बहुत प्राउडली कहते हैं कि व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे रेस्ट ऑफ इंडिया डज टुमारो। तो ये अभी रिवर्स हो गया। जैसे आपने कहा कि जो 12 साल पहले यूपी बिहार ने किया था वो या पूरे नॉर्थ इंडिया ने किया था 12 साल पहले, या बिहार तो और पहले से, तो वो अब बंगाली कर रहे हैं। ये हुआ है। अब इसमें जो
कैंपेन को अगर आप देखेंगे तो जो मुझे लगा, उन्होंने कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बाय द वे अनाउंस नहीं किया। तो एक तो है कि हम जितना भी क्रिटिसाइज कर ले, बट एक सर्टेन सेक्टर में हमें पता है कि मोदी इज लार्जर देन लाइफ, उनके लिए उनका हीरो। 294 पर वही लड़ रहे हैं। खैर वो एक अलग कैंपेन स्टाइल है, वो ममता बनर्जी भी कहती हैं, इस बार नहीं पिछले बार भी बोला था उन्होंने, और वो ममता बनर्जी भी कहती हैं। तो लेकिन वो मोदी की एक लार्जर देन लाइफ एक वो हीरो हैं एक सर्टेन सेक्टर के लिए, ये तो फैक्ट है, ये तो हम जान रहे। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि जैसे मैंने कहा 2014 में अच्छे दिन आएंगे का जो वादा था, वो एक बोले तो मुखौटा जैसा था, और उसमें आपने जैसे कहा कि लार्जर उनके बहुत सारे इश्यूज, हिंदुत्व है या और भी उनके जो एजेंडा है, वो सारी चीज़ें थी, और विच वाज प्लेइंग सेम थिंग। अगर आप ग्राउंड पे अगर आपको भी ये फील हुआ होगा, या वही चीज़ इस बार भी यहाँ भी है कि ये एक मुद्दा है। बट उन्होंने कैंपेन में खासकर अर्बन, कोलकाता की बात करें तो जो अर्बन जो पॉपुलेशन है वहाँ पे, जैसे आप देखें रास बिहारी से जो कैंडिडेट थे वो स्वपन दास गुप्ता थे। स्वपन दास गुप्ता आइडियोलॉजिकली राइट हैं, ये सबको मालूम है, बट उन्होंने लेफ्ट में कभी शुरुआत की थी और अब राइट है। लेकिन वो एक ही कम्स फ्रॉम सर्टेन क्लास एंड सर्टेन सोफिस्टिकेशन, वो जाने जाते हैं। एंड वो उनके इस तरह के वीडियो आए कि वो कैंपेन के दौरान लेफ्ट का जो कैंडिडेट है उनके एरिया से, टीएमसी का कैंडिडेट है, सब साथ में चाय भी पी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। तो वो जो कैंपेन था वहाँ पे हिंदुत्व, और स्पेशली यूपी बिहार ब्रांड ऑफ हिंदुत्व, उतने जो आपको याद होगा कि कई सारे उनके कैंडिडेट मछली लेके घूमते हुए दिखते थे। तो वो यूपी बिहार, या हिमंत बिश्व शर्मा ने कई बार बोला कि 10 साल से भी वहाँ असम में सरकार है, तो क्या वहाँ के लोग मछली नहीं खाते? और आपने देखा कि फिर सारे के सारे बीजेपी के जो अनुराग ठाकुर से लेकर, हाँ, सब तो जो खाते हुए, बाकी सिर्फ लेके जा रहे थे, मंगलवार को बाकायदा तौर पर उन्होंने मछली खाई, तिलक लगाकर, ये बताने के लिए। जी। तो ये तो एक चीज़ है। लेकिन जो मैं जो कहना चाह रहा था कि खासकर जो अर्बन, जो खासकर कोलकाता की बात करें अगर, तो कोलकाता में उनका फोकस बीजेपी के जीतने पे कम था। कैंपेन में लोगों को कन्विंस करने में वो ममता बनर्जी या टीएमसी की सरकार कितनी बुरी है, इस पे ज़्यादा फोकस था। करप्शन, एंटी इनकम्बेंसी, स्टैग्नेशंस, रोड नहीं बन रहे। मैंने इस तरह के देखे लोगों को सोशल मीडिया पे, जो बीजेपी के चीयर लीडर्स हैं, उनको शेयर करते हुए कि भुवनेश्वर या कटक का एयरपोर्ट, उनका वहाँ के रेलवे स्टेशन की फ़ोटो, वहाँ के या दूसरे जो भी बीजेपी रूल स्टेट हैं वहाँ के मेट्रो की फ़ोटो वो शेयर करके, और उसको कंपेयर, या एक बहुत वायरल हुआ था एक फ़ोटो के कलकत्ता में भी एसी बसेज हैं, बट कलकत्ता में ऑब्वियसली जैसे कुछ पुरानी बसेज भी अलग अलग एरिया में चलती हैं, तो जो पुरानी बसेज की कोई बहुत ही जो खस्ता हालत में एक फ़ोटो लेकर, और दिल्ली के एसी जो रेड कलर की बस है, दोनों को साथ में लगा कर कि ये मतलब क्या होगा अगर सरकार आएगी तो यहाँ से ये बस कलकत्ते में भी चलनी शुरू हो जाएगी। तो उनका जो मेन फोकस था वो इस पे था कि कोलकाता स्टैग्नेट कर चुका है। कोलकाता में आपको सैलरी कम मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत मतलब सब्सटेंशियली कम मिलती है, क्योंकि डीए बहुत कम होता। 53% सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता, इंक्लूडिंग बिहार झारखंड के स्टेट एम्प्लॉय को। वहाँ 18% था, और जस्ट मार्च अप्रैल में 22%। तो सब्सटेंशियली सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है उनकी सैलरी कम होती थी। स्टेट गवर्नमेंट की आपको याद होगा कि एक जो टीचर्स रिक्रूटमेंट में जो करप्शन की बात है, तो करप्शन, स्टैग्नेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयड भी हैं गवर्नमेंट में वहाँ नौकरी कम, ये सारे मुद्दों पे ज़्यादा, या आरजी कौर को लेकर विमेन सिक्योरिटी, मैंने बस स्टैंड्स पे कई जगह बस स्टॉप्स पे होर्डिंग्स देखे कि मतलब अगर आप डेटा देखेंगे तो वुमेन सिक्योरिटी में नॉट गेट कोलकाता इज़ वेरी गुड, बट रिलेटिवली अगर बाकी मेट्रोपोलिस से अगर कंपेयर करेंगे तो कोलकाता इज़ क्वाइट सेफ एक्चुअली। बड़ा ताज्जुब ये होता है कि आरजीकर की बात हुई, लेकिन उन लोगों ने या तो मतलब टीएमसी वो नैरेटिव बनाने में कामयाब नहीं रही, क्योंकि जाहिर सी बात है द एंटायर मीडिया इज़ हाईजैक्ड, वो चाहे लोकल मीडिया हो या फिर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ज़्यादातर आप ये देखें कि जो रेपिस्ट हैं वो बीजेपी, जो भी केसेस आते हैं वो जेल में हैं चाहे बाहर हैं, वो बीजेपी के ही एमएलए या एमपीज़ हैं। वो हमें अलग अलग नाम हम यहाँ पर ले सकते हैं, ख़ासतौर पे कर्नाटका की हम बात करें जहाँ पर 30,000 के करीब इस तरह के केसेस निकले थे। क्या लोगों को, बंगाल के लोगों को, क्या फिर मतलब
आई फेल टू अंडरस्टैंड जो एक नैरेटिव उनके आसपास ये बनाया जाता है, जो उनके बारे में कहा जाता है, दे आर वेल एजुकेटेड, इतना परसेंट लिटरेसी है वहाँ, तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। तो जो पूरे देश में हो रहा है, जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, क्या उसके बाद भी उन्हें बीजेपी के इस नैरेटिव पर यकीन हो रहा है कि आरजीकर वहाँ हुआ और बीजेपी आके सेव करेगी वहाँ पर औरतों को? देखिए, इसको ऐसा नहीं है कि बीजेपी जीत गई तो अब बंगाली जो है वो अब दे आर नॉट फॉरवर्ड थिंकिंग। जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, जो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, वहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आरएसएस बीजेपी के ये कोर वोटर्स तो है ही। एक तो वो थे, वो हमेशा से थे, पहले भी थे, पहले कम थे, धीरे धीरे जैसे जैसे आ रहे, जैसे मैंने पहले ही एक बोला आपको कि एससी एसटी कम्युनिटीज़ में इन्होंने ऑलमोस्ट स्वीप किया है। वो स्वीप करने की वजह ये सोशल मीडिया नैरेटिव से नहीं, ये रूरल खासकर जो यह है वहाँ एक महीने के नैरेटिव बनाने से चीज़ें नहीं बदली है। वो ओवर अ पीरियड टाइम उन्होंने काम किया। आरएसएस की आपको मालूम है बहुत सारी बॉडीज़ होती है जो काम करती है। सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की जो लगातार जिसकी बात राहुल गांधी करते रहे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी की वो बात करते रहे, तो क्या ये तमाम चीज़ें एससी एसटी कम्युनिटी में पहुंचाने में नाकाम रही? कांग्रेस तो इस इलेक्शन की सी बात करें तो इन सब एरिया में तो कांग्रेस कैंपेन भी नहीं कर रही थी। कांग्रेस ने कैंपेन किया है, राहुल गांधी की 3-4 रैली हुई है और इमरान प्रतापगढ़ी और कुछ लीडर्स जो गए थे सेंट्रल लीडर्स की जो बात करें, वो मेनली मालदा मुर्शिदाबाद रीजन में, उत्तर दिनाजपुर रीजन में उनका फोकस था। और कलकत्ता में राहुल गांधी की एकमटिया बुरुज में 1 या 2 रैली हुई है उनकी, एकमटिया बुरुज में और एक शायद सेंट्रल कलकत्ता में। तो वो ये वाले एरिया में इस बार तो फोकस भी नहीं कर रहे थे। उनका फोकस था तो मेनली मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में कांग्रेस का। सीपीएम का भी आप देखेंगे, उनके बहुत सारे यंग यूथ स्टार कैंडिडेट थे इस बार इलेक्शन में, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं फोकस, उनका एक एमएलए जो जीता वो फिर मुर्शिदाबाद में ही जीता। तो जो मैं पहले जो बात कह रहा था कि बीजेपी का एक सर्टेन वोट्स तो था ही, और अभी भी 40% तो सिर्फ टीएमसी को वोट है, उसके अलावा बाकी सबका वोट जो रहेंगे। तो आप देखेंगे कि परसेंटेज वाइज अगर हम बोले तो मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स आर दोज हु आर रिजेक्टिंग बीजेपीज आइडियोलॉजी। तो ये नहीं कह रहा मैं कि क्योंकि बीजेपी जीत गई है तो अब बंगालीज लोग जो है वो अब लिबरल नहीं है और फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं है। ये भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये वोट जो है वो 8-10% का उन्हें स्विच चाहिए था। 8-10% शिफ्ट करने के लिए क्या, तो उन्होंने इन सब चीज़ों पर फोकस ही नहीं किया। और एक एंटी इनकम्बेंसी को इस तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया, इस तरह से नैरेटिव बनाया कि जैसे मुझसे 2 दिन पहले एक जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि यूपी बिहार जो बीजेपी को एक वेजिटेरियंस और उसकी पार्टी समझी जाती थी, जो यूपी बिहार की पार्टी, और वो कैसे बंगाली ने उनको एक्सेप्ट किया। तो उसमें जो बात है कि ये 8-10% के वहाँ पे ये था कि ये टीएमसी की गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा करप्शन में, इतनी ज़्यादा इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये इतनी करप्ट है, यहाँ कट मनी इतना ज़्यादा हो गया है, लोग फ्रस्ट्रेटेड है, सिक्योरिटी है। तो ये 10% के लिए ये नैरेटिव बनी। बाकी तो 30% मैं मान के चल रहा हूँ कि वो बीजेपी को, उनको कुछ ना बोलते, मोदी जी अगर ऐसे ही बोल दे कि वोट करो तो वो वोट करेंगे, या आरएसएस अपना जो काम करती है वो उनको वोट आ जाता। जो ये शिफ्टिंग जो वोट, जो फ्लोटिंग वोटर्स जिनको हम कहते हैं, ये सारे नैरेटिव उनके लिए बेसिकली, उनके बनाने के लिए। लेकिन जो मैं फिर से रिटेरिएट करना चाह रहा हूँ कि 40+% वोट तो सिर्फ टीएमसी का, प्लस कांग्रेस और बाकी पार्टी मिला दे तो 12-14% वोट और है। 40 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 46% के आसपास वोट जो है बीजेपी को मिली है। तो अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो मोर देन 50% अभी भी वो तो आप अगर सेंटर में भी देखें तब भी एग्जैक्टली 2024 में भी ऐसे ही हुआ था। तो ये है कि ये क्योंकि इंडिया इतनी डाइवर्स है कि वहाँ पे बहुत फॉरवर्ड लुकिंग लोग भी हैं, बट बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए प्रायोरिटीज़ कुछ और है। लेट मी जस्ट कम टू द क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम्स नाउ। मेरा सवाल ये है कि इस बार उनके लिए ये नॉर्मल इलेक्शन नहीं था, ये असाधारण एक तरह का चुनाव था उनके लिए। इसलिए भी था कि उनकी शनाख्त पर सवाल था, और उनको ये था कि ना सिर्फ उनका वोट छीना जा रहा है बल्कि उनकी नागरिकता उनके साथ चली जाएगी। एक आसाम मॉडल जो है वो वहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। जो सब इंस्टीट्यूट के जिनसे मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ इस तरह की ख़बरें भी हैं कि शायद कुछ डिटेंशन सेंटर के लिए कुछ जगहें जो हैं वो चिन्हित भी कर दी गई हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। तो वो है
आपने भी देखा होगा कि किस तरह से वो रोते हुए गरीब मुसलमानों की वो तस्वीरें हैं, चाहे मुर्शिदाबाद चले जाएं आप, तमाम जगहों पे चले जाएं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अब बस बोरिया बिस्तर हमारा पैक कराकर अब हमें भेज दिया जाएगा बांग्लादेश, जैसे आसाम में जिस तरह से किया जाता है। मुसलमानों ने इस बार फिर बटकर क्यों वोट डाला? एक तो मेरा सवाल ये है, और दूसरा मेरा सवाल इसी से जुड़ा ये है कि व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर देम इन बंगाल नाउ? देखिए, आपका जो पहला सवाल है उसका जो शॉर्ट आंसर ये है कि हम अभी उसके लिए वन नीड्स टू गो एंड टॉक टू देम एंड मे बी डू सम रिसर्च इन अ ईयर और सो, देयर विल बी सम स्टडीज प्रोबेबली, कि पता चलेगा कि वो तब भी क्यों नहीं हुए। लेकिन ये फैक्ट है कि नहीं, जिस तरह से टीएमसी होप कर रही थी कि एकदम से कंसोलिडेटेड वोट मिलेगा, वो नहीं मिला। बट जो मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से रिटरेट करना चाह रहा हूँ कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन तब भी हुआ, खासकर साउथ बंगाल में और आसपास के एरिया में, कि जो थोड़ा जो वोट बटा है वो स्पेशली मुर्शिदाबाद में और थोड़ा मालदा में कुछ सीटों पे और उत्तर दिनाजपुर में। लेकिन आप देखेंगे जो करीब इस बार सबसे कम में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन रिसेंट ईयर्स में होगी, 36 शायद मुस्लिम लीडरशिप होंगे। हाईएस्ट रिसेंट में 2011 में शायद 59 थे, तो उस हिसाब से न्यूमेरिकली बहुत कम होंगे। लेकिन सब के सब मुस्लिम लीडर्स अपोजिशन में बैठेंगे शायद, अगर के टूट के कुछ उस तरफ ना अलायंस करे तो। और ना तो बीजेपी को जरूरत है, बीजेपी को जरूरत भी नहीं है। और हाँ, लेकिन जो ये है कि क्यों हुआ ये तो बोलना मुश्किल है, बट एक जो स्पेकुलेशन की तरह अगर कह सकते हैं कि जो मैंने पहले बताया कि एक एंटी इनकम्बेंसी मुसलमानों में, बंगाली मुस्लिम में थी, और उसको खासकर हुमायूं कबीर और आईएसएफ जो इस तरह की जो पार्टी है, या टू सम एक्सटेंट एमआईएम, ऑल्दो एमआईएम बहुत इफेक्टिव नहीं हुई, लेकिन ये नैरेटिव की जो बात करते हैं ना, ये लोगों के दिमाग में ये है कि जो आपने कहा कि ये सिक्योरिटी की बात थी, बट यही सेम चीज़ 2021 में भी बना दी गई थी कि मुसलमान 2021 में मुस्लिम एरिया में, मुर्शिदाबाद में जैसे ऐसी सीट जहाँ पे मुस्लिम 50% से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सारी, मेरे ख्याल से करीब ऐसी 32 सीट है, वो 32 की 32 सीट टीएमसी जीत गई थी 2021 में। इस बार जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है 23 सीट शायद जीती है, 23 सीट तब भी जीत रही है। तो ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि ऐसा नहीं कि एकदम से फ्रैक्चर हुआ। लेकिन आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो कि कंप्लीटली वो गया है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बीजेपी नहीं होती तो शायद और कम होते, शायद 13 पे होते, या और भी उससे भी कम हो सकते थे। तो जो वोट मिला है वो उस डर से ही मिला है। लेकिन वाई हुमायूं कबीर, मेरा क्वेश्चन ये है, ये क्या कहीं पर भी अगर कोई भी लीडर आकर ये कहे कि हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को कहीं पर भी बाबरी मस्जिद कबूल है? और दूसरा सवाल मेरा कि जब उनका एक वीडियो सामने आ गया, वायरल हो गया, और ये भी पता है कि भाई टीएमसी से उन्हें एक्सपेल ही इसीलिए किया गया, इट वाज ऑल प्लान्ड, और वो पहले बीजेपी में रह चुके हैं, उनका वीडियो आ गया, 1000 करोड़ की बात हो गई, उसके बाद एमआईएम ने उनके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया, उसके बाद भी वो 2 सीटों से जीत जाते हैं। इसको ऐसे देखिए कि देखिए हुमायूं कबीर पहले से एमएलए, वो सिटिंग एमएलए, 1-2 में से एक सीट पे वो एमएलए थे, और जो दूसरा सीट भी है वो जस्ट पास वाले ही सीट है उनके। तो वो उस एरिया में एक वो पहले से वहाँ के एक लोकल इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन हैं, वो शायद इंडिपेंडेंट जैसे ही खड़े हुए ना इस बार, तो वो इंडिपेंडेंट, उनका अपना एक बेस है। वो ऐसा नहीं था कि बहुत सारे टीएमसी में ऐसे लीडर हैं जो ममता दीदी के नाम पे जीत के आते हैं, बट वो उनका अपना एक बेस है, वो पहले से वहाँ एमएलए रह चुके हैं। और जैसा आपने बोला कि वो बीजेपी में पहले थे, हमें क्या मालूम अभी भी बीजेपी में है। वो तो रिजल्ट जब आया था तो वो तो बीजेपी को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। तो हो सकता है कि वो ये भी एक वजह है कि वो जीते हो, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो हो सकता है उनकी बीजेपी से कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, जो माइक्रो मैनेज की हम पहले बात कर रहे थे, हो सकता है वो है। लेकिन वोट जो लोगों ने किया, देखिए ये सब जो हम जिस कंस्टिट्यूएंसीज की बात कर रहे हैं, ये सब बहुत ही रूरल कंस्टिट्यूएंसी है। बाबरी मस्जिद के नाम पे उन्हें वोट मिला, ये चंदा तो दिया लोगों ने। हाँ, लोगों ने चंदा दिया, लेकिन अभी जो वोट मिला वो इसलिए मिला कि वो बाबरी मस्जिद बना रहे थे। वो तो उसके पहले भी एमएलए थे, तो पहले एमएलए तो बाबरी मस्जिद की बात नहीं की थी, तब भी एमएलए थे। और दूसरा, इसको हम टीएमसी की जो लार्जर एंटी इनकम्बेंसी है उससे भी जोड़ के देखने की जरूरत है। जो जैसा मैंने बताया कि एक बंगाली मुस्लिम्स में ये एक गुस्सा था कि ये सिक्योरिटी के नाम पे आप सिर्फ हमें आपने मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पे वोट लेते हो, लेकिन बन तो जब जो जैसा आपने बताया बाबरी मस्जिद, मैं उस आइडिया को सपोर्ट नहीं करता हूँ। अगर मस्जिद ही बनानी थी सही में तो बना लेते, बाबरी मस्जिद नाम देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये नैरेटिव भी मैं बता दूं कि जब इसको
फिरहाद हकीम को बाज़ाब्ता जो एक्सपेल किया गया था पार्टी से, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिरहाद हकीम से करवाया गया था। और फिरहाद हकीम ने और दूसरे लीडर्स ने जो है जब ये इस तरह की बात बोली उनको एक्सपेल करते हुए, तो सोशल मीडिया पे या बहुत सारे लोग खासकर गांव में जो है वो इस तरह की भी बात थी कि ये जो 4 ग्रैंड टेम्पल बन रहे हैं वो क्या है, वो कौन सा सेक्युलरिज्म। तो जैसा आप हमने पहले जो बात की ब्रीफली के टीएमसी जो है, जब आप 15 साल पावर में रहते हो तो आप बहुत लोगों को नाराज करते हो, या 10 साल या जो भी एंटी गवर्नमेंट। लेकिन तो बंगाल का तो एक नेचर रहा है। बंगाल में आप ये देखें कि कितने साल तक, लगभग 3 दशक से ज्यादा 34 इयर्स लेफ्ट थी। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हर 5 साल बाद वहां पर एक बदलाव है। लोग जो है पास्ट को देख के फ्यूचर स्पेकुलेट करते हैं, लेकिन 34 साल सीपीएम थी तो इसलिए 34 साल टीएमसी रहेगी, ऐसी तो कोई थ्योरी नहीं है ना। हाँ, लेकिन जैसे अगर तमिलनाडु या दूसरे अगर हम राज्यों से कंपेयर करते हैं तो वहाँ हर 5 साल में एक जनरली बदलता है, वहाँ की एक टेंडेंसी है। लेकिन बंगाल की ऐसी टेंडेंसी नहीं है। वजह ये है कि जैसे बंगाल में जो पहले बात इस तरह की बहुत सारे एकेडमिक चीज़ें हैं कि बंगाल में पॉलिटिकल सोसाइटी कहते हैं कि वहाँ पॉलिटिकल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ गांव लेवल पे पार्टी की यूनिट होती है, शादी में भी पार्टी लेवल पे वो ये होती है कि, तो इस तरीके की चीज़ें प्लस एक। लेकिन बंगाल में एक और चीज़ है कि जहाँ विनर टेक्स इट ऑल वाली चीज़ होती है। जब वो विनर होते हैं तो वो फिर मतलब कोई भी पार्टी एक बार सत्ता से बाहर चली जाए तो वो जल्दी वापस भी नहीं आ पाती। ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। पार्टी कोलैप्स कर जाती है वहाँ, क्योंकि और स्पेशली अगर हम बीजेपी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो बीजेपी जहां एक बार सत्ता में आ जाती है, खासतौर पे अभी वाली बीजेपी, तो फिर उसको हटाना नामुमकिन नहीं है। और बंगाल में एनीवे जो आते हैं वो 10 साल 15 साल तो ये थी, उसके पहले वाले 34 साल थे। लेकिन देखिए एक चीज़ है कि लेफ्ट जो 34 साल थे पावर में, उसकी वो एक वजह थी कि लेफ्ट एक आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग पार्टी थी। टीएमसी में अभी 2 दिन भी नहीं हुए, 3 दिन हुए रिजल्ट को। मैं कल रात में ही एक्चुअली 2 दिन के बाद ही देख रहा था कि टीएमसी के कई सारे जो एक रिजू दत्ता उनके स्पोक्स पर्सन है वो ऑलरेडी वीडियो बनाने लगे हैं, ठीक है ना, माफ़ी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ एक वो जो क्रिकेटर भी थे मनोज तिवारी, वो शायद 2 बार एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर थे, वो वीडियो बना रहे हैं। और भी वो पहले राज्यसभा एमपी थे, खैर वो बहुत दिन से ऑलरेडी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। जवाहर सरकार से लेके बाकी कई लोग जो है ऑलरेडी क्रिटिसाइज़ करते हैं। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इस तरह के सोशल मीडिया पे। मैं तो अभी दिल्ली में हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने फ़ोटो देखा कि ऑटो यूनियन और इस तरह के लोग जो है ऑलरेडी उन्होंने टीएमसी का झंडा हटा के लेकिन अगर आप पिछली बार भी देखें जब 77 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, तो उसके बाद भी हमने देखा था एक भगदड़ सी मच गई थी टीएमसी में जाने की, क्योंकि एक वहाँ का भी एक तरह का एक नेचर है कि वो पावर में रहना चाहते हैं। ये वहाँ की बात नहीं है, हर जगह ही जो है, लेकिन बंगाल में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। वो ये होता है कि कुछ लोग हर जगह ही इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी एक्चुअली, कि जो कुछ लोग हैं वो ये लेफ्ट के साथ भी टुवर्ड्स द एंड हुआ। लक्ष्मण सेठ और उनके जैसे कई सारे लीडर थे जो मतलब दे वर नॉट आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट सो टू से, और लेकिन वो पावर ये आप जैसे कलकत्ता में भी जो एलिट जो है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, या इस तरह के जो टीचर्स एसोसिएशन, प्रोफेसर्स एसोसिएशन, या इस तरह के जो या जर्नलिस्ट जो है कई सारे, वो आप उनकी ट्वीट देखें, उनके सोशल मीडिया पोस्ट देखें या उनकी पोस्टरिंग देखें, ऑलरेडी अब थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होने लगी। क्योंकि प्रिविलेज लोग जो होते हैं ना, अपनी प्रिविलेजेस को हमेशा सेफ गार्ड करते हैं। मैं तो खुद कहूँगी कि मैं जिन जर्नलिस्ट का इंटरव्यू पहले कर रही थी इलेक्शन से, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जितना हार्श वो बीजेपी और सबके लिए बोल रहे थे, और अब जब मैंने वो सडनली दे हैव चेंज्ड, सडनली वो टीएमसी के बारे में वो तमाम तरह की बातें वो कह रहे हैं कि उनकी क्या खामियां थी, क्या खराबियां थी। लेकिन मैं अब आइडियोलॉजी पर आना चाहती हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि लेफ्ट की एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी थी एंड दे रिमेन देयर फॉर 34 ईयर्स, लेकिन वही तमाम लोग जो है बीजेपी में शिफ्ट हुए। 2021 के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में 16 से 21 के बीच में इस पे बहुत बातें हुई है ऑलरेडी। उसकी वजह जो है वो उसमें कई सारी है, जो जैसा मैंने बताया कि जो गांव लेवल पे बहुत सारे लोग पार्टी करते थे, पार्टी वर्कर्स थे, वो इसलिए पार्टी में नहीं थे कि जैसे वो बहुत कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के मानने वाले, हर कोई, कुछ थे टीचर या बहुत सारे ऐसे लोग एडुकेटेड थे जो पार्टी की आइडियोलॉजी में मानते थे, बट बहुत सारे अपने प्रिविलेजेस के लिए थे। वो गांव के लेवल पे या जो भी हो, वो पावर में रहने के लिए आप उस पार्टी में, जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ थे आप। तो जब सत्ता से गए
बंगाल में एक चीज़ है कि बंगाल बहुत वायलेंट पॉलिटिकल, स्पेशली पोस्ट पोल, तो इस तरह के सोशल मीडिया में आपने कई सारे विजुअल्स देखे होंगे कि कांग्रेस की ये ऑफिस 10 साल से बंद थी, वो उसको कांग्रेस वाले जाके खोल रहे। मैंने एक आज ही देखा एक वीडियो कि कांग्रेस का झंडा लेके कांग्रेस के वर्कर जो है हावड़ा में कहीं पे मिठाई बांट रहे हैं लोगों को, ठीक है। या सीपीएम का कोई ऑफिस कई सालों से बंद था वो। तो 2011 में जब टीएमसी पावर में आई, टीएमसी पावर में आने के लिए उनका एक स्ट्रगल, उनका बहुत ही मतलब स्ट्रगल, बहुत डिफ़िकल्ट एक वो था ममता बनर्जी का पावर में आने का। उनके ऊपर अटैक हुए हैं कई बार, उनके वर्कर्स पे हुए, उनके कई सारे पहले कांग्रेस में के वर्कर्स और बाद में टीएमसी को खास कर अटैक। तो बंगाल में ये पहले सीपीएम वर्सेस कांग्रेस, फिर सीपीएम वर्सेस कांग्रेस एंड सीपीएम वर्सेस टीएमसी कई सालों तक चला। और उसमें सीपीएम की पूरी हरमदा थी, जो मतलब लोगों को इस तरह से फुट सोल्जर्स बना रखे थे जो। तो ये मारपीट और मर्डर्स, इसकी लिस्ट लंबी है। उसमें एक बात खासकर नॉर्थ पे हूँ तो मैं एक बात और ऐड कर दूँ कि चाहे कांग्रेस की तरफ से मरने वाले हो, टीएमसी की तरफ से मरने वाले हो, चाहे बीजेपी की तरफ से तो कम, बट स्पेशली टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम की मैं बात करूँ तो उसमें पुरानी लिस्ट में देखेंगे तो अच्छे खासे वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स। मरा कांग्रेस से हो या, नॉट टू से कि ऑल ऑफ देम, बट मेनी ऑफ देम। वो टीएमसी का वर्कर भी मुस्लिम ही था और सीपीएम का वर्कर भी मुस्लिम था, दोनों आपस में गाँव में लड़ रहे। तो वहाँ पे जब टीएमसी पावर में आई तो बहुत सारे बहुत सारे अटैक हुए। मतलब कुछ फिगर्स हैं 30 या ऐसे लोगों के इमीडिएटली मरने की फिगर थी, बट अगले कई सालों तक ये चलता रहा स्ट्रगल। उनके ऑफिसेज मतलब बंद कर दिए, जो लोकल ऑफिस पार्टी का होता है वो बंद कर दिया, उन पर बहुत ज़्यादा अटैक शुरू हुआ। एंड सीपीएम वाज, बिकॉज बंगाल में विनर्स टेक्स इट ऑल है, पंचायत से लेके सब जगह टीएमसी हावी हो गई, हर यूनियन में, हर जगह। तो क्या था, सीपीएम वाज नॉट इन पोजिशन टू सपोर्ट देम, लाइक पार्टी स्टेट लीडरशिप जो थी वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती थी, वो फाइट करने में उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो बेसिकली जो था कि 2011 के बाद से जो शुरू हुआ और 16 आते आते जो है वो एक टीएमसी एक हेजिमेनिक पार्टी, वहाँ की एक मेन पार्टी बन गई, जैसे सेंट्रल अभी हम देख रहे हैं बीजेपी है वैसे बन गई थी। तो एक बड़ा वैक्यूम बना। कांग्रेस भी ऑलमोस्ट खत्म। आप ये देखिए कि कांग्रेस का बाई इलेक्शन में बायरन विश्वास एक एमएलए बना था कुछ साल पहले, उसको कुछ ही दिन में वो पार्टी ज्वाइन कर लेता, वो आ जाता टीएमसी में। या पिछले बार जो 2024 लोकसभा में अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट जो प्रतिकुल रहमान सीपीएम से इलेक्शन लड़ा था, वो जस्ट इलेक्शन के पहले वो टीएमसी ज्वाइन कर लिया उसने। तो टीएमसी ऐसी पार्टी है कि वो सबको कोऑप्ट कर लेती थी अपने जैसे भी हो, बाई फोर्स या बाई कोर्सन जैसे भी। तो वो क्या हुआ, जो वैक्यूम था उस वैक्यूम को बीजेपी ने फिल किया। और वो फिल करने का ये था कि जैसे बाई चांस बीजेपी के किसी वर्कर पे अटैक हुआ या अगर डेथ हो गई तो सेंट्रल लीडरशिप सीधे ट्वीट करती थी। और कई बार वो सेंटर से, जब एक बार वो पावर में क्योंकि थे यहाँ से, तो यहाँ से कोई सेंट्रल लीडर, कोई सीनियर मिनिस्टर जो है वो चला जाता था, या कोई सीनियर, या अमित मालवीय ट्वीट कर देते थे, ठीक है। तो या और भी इस तरह। तो इससे क्या हुआ, जो लोकल वर्कर्स थे उनको लगा कि हमारे लिए ये जी न्यूज़ में खबर या इस तरह के चैनल में खबर बनने लगती थी, somebody is there to fight। तो दिस लेड टू वाइड स्प्रेड स्विच। तो जो सीपीएम, ये जो हम जंगल महल की बात कर रहे हैं, जो एकदम पुरुलिया, बांकुरा, ये सारे सीट जो पूरी इस बार 100% बीजेपी को आई है, यही सब स्ट्रॉन्ग होल्ड था कभी सीपीएम का। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ऑफ कोर्स हमें ये पता है कि इट्स एन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉर, आप इस तरफ हैं या इस तरफ हैं। अगर आप कोई बीच की लाइन लेते हैं, अब उसकी कोई जगह गुंजाइश बची नहीं है। बीजेपी ऑफ कोर्स हार्ड हिंदुत्व है। अगर आप सॉफ्ट हिंदुत्व जब करेंगे, जब कांग्रेस ने भी कोशिश की है, उससे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और टीएमसी का भी अब हम हश्र देख रहे हैं। टीएमसी ऑफ कोर्स कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, और कांग्रेस से निकली हुई जो पार्टियां हैं उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और टीएमसी भी अपनी कोई एक तरह से कोई आइडियोलॉजी स्टैब्लिश कर पाई हो वो भी नहीं है। जैसे हम केजरीवाल का एग्जाम्पल ले लें, केजरीवाल ने भी कभी नहीं कहा कि मेरी ये आइडियोलॉजी है, बल्कि उन्होंने पंजाब में तो गांधी की तस्वीर तक हटा दी थी। और फिर उसके बाद शायद अब उनको फिर से गांधी जी की याद आ रही है, और हमने देखा कि उनका क्या हाशिर हो रहा है दिल्ली में, और पंजाब में भी लग रहा है कि ऑलमोस्ट उनके हाथ से चला गया है या चला जाएगा। इस तरह की पूरी सिचुएशन वहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि अब इस तरह से एक पूरी सियासत
इस तरफ आ गई है, चाहे वो सेंटर में हम बात करें या स्टेट में हम बात करें, कि आपको एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल स्टैंड लेना ही होगा, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। आप ये कहें कि देखिए हम वेलफेयर स्कीम्स लाते हैं, आपको 5,000 देंगे, इसके 10,000 ये देंगे, 2,000 इस तरह से देंगे, आप ये करते रहें, इससे बेहतर केजरीवाल से बेहतर तो ये किसी ने नहीं किया होगा। देखिए, ये आप पार्टी लेवल पे जो बात करेंगे, शायद हाँ बीजेपी को चैलेंज करने के लिए ऐसे कुछ करने की ज़रूरत है, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी जो इंडिया है, अभी के इंडिया में इस तरह की आइडियोलॉजी तो राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको कितना सक्सेस मिला ये भी तो आपको मालूम है। लेकिन आप 24 में देखें, जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान की जो उन्होंने बात की, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस, बट आई एम जस्ट गिविंग एज अ जर्नलिस्ट, जस्ट गिविंग सम फेयर पॉइंट्स एंड वी शुड, कि जो उन्होंने यात्रा निकाली और जो उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिया जो कि पहले कभी कांग्रेस ने नहीं लिया, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात उन्होंने की, तमाम तरह के इस तरह के वो फंक्शंस में, इवेंट्स में, वो उसका फ़ायदा तो कांग्रेस को मिला 2024 में, वरना तो 400 पार की बात हो रही थी। और एक दलितों में एक ही एक हुआ कि वो आएंगे तो संविधान बदल देंगे। तो ये 24 में देखिए, 24 के इलेक्शन पे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन रिगिंग और इसकी भी बात करी है, बट 24 वाज हाँ उसमें उसका उनको मिला, लेकिन जो है कि वो जो थ्रेशोल्ड है वो थ्रेशोल्ड तो एंड ऑफ द डे क्रॉस नहीं कर पाए। दूसरी बात है कि उसमें अगर वो ब्लेम करना चाहते हैं राहुल गांधी या जो भी पार्टी या अभी ममता बनर्जी कर रही हैं कि ईवीएम या SIR या इलेक्शन इनको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपोजिशन पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके बाद वो अपने घर जाकर, ममता बनर्जी प्रोबेबली वन लीडर जो घर जाके नहीं बैठेंगी, वो शायद रोड पे आएंगी और ये करेंगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसके लिए एक पॉलिटिकल मूवमेंट, जो मैं पहले करप्शन की बात कर रहा था, ये कर रहा था कि इट इज़ ऑल्सो अपोजिशंस फेलियर। एक तो है कि जो आपने कहा कि लार्जर अभी सोशल जस्टिस या इस तरह की एक आइडियोलॉजी बनाने की ज़रूरत है अगर बीजेपी को चैलेंज करना है तो, बट अभी जो बीजेपी है और अभी की जो सोसाइटी है, जो जिस तरह से उनको सपोर्ट है, जैसा आपने पहले बताया कि 12 साल में अच्छे दिन तो नहीं आए हैं, गैस का दाम 3 times ऑलमोस्ट मोर देन डबल है, 3 times नहीं बट मोर देन डबल LPG जो डोमेस्टिक LPG सिलेंडर्स हैं उसके दाम हो गए, या बाकी सारी चीज़ों, लेकिन वैसा गुस्सा या वैसा प्रोटेस्ट अपोजिशन क्यों, जिस तरह से स्मृति ईरानी रोज सिलेंडर लेके बैठती थी वैसे क्यों नहीं प्रियंका गांधी या दूसरे लीडर्स बैठते हैं। तो ये भी एक बात है कि नैरेटिव मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या इस तरह की चीज़ें अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा वो कैंपेन एक सस्टेन, जैसे आपने राहुल गांधी के जो उन्होंने यात्रा की थी उसकी बात की, लेकिन फिर उसके बाद बिहार में भी आप देखें वोट चोरी की यात्रा की, उसमें उन्हें बड़ा एक हम कहें कि एक जन समर्थन उनको मिला, लेकिन अगर हम जमीन पे देखें तो फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फिर उसके वहां पर SIR हुआ। तो ये तो लेकिन बात है कि SIR हुआ, जिस तरह से ममता बनर्जी लड़ी उस तरह से तेजस्वी या RJD लड़ता नहीं दिखा। या मान लीजिए कि अगर SIR में उसमें ये हुआ, इलेक्शन सरकार बनने के बाद RJD क्या कर रही है या कांग्रेस क्या कर रहा है, तो बीजेपी की एक जगह कैंपेन खत्म होती है, वो दूसरी जगह की तैयारी शुरू कर देते हैं, और ये लोग बाकी जो अपोजिशन पार्टी हैं चाहे RJD हो, मैं सरप्राइज था एक्चुअली तेजस्वी को ममता बनर्जी के साथ वॉक करके देखकर कि वैसा वो मेहनत, वैसी ही मेहनत उन्हें अगर बिहार में भी करे वो तो शायद कुछ मिले। लेकिन जो मेरी अपनी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है इंडियन अभी जो पॉलिटिकल अरीना को देख के, कि अभी बीजेपी का इट्स देयर पीक टाइम अभी, मतलब अनलेस यू आर राइट कि आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो गए, लेकिन आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने पहले ये बात उठाई थी लेकिन वो बात रह गई कहीं, कि जो बोला इंडिया अलायंस को भी स्ट्रांग स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। 2024 में मुझे लगता है कि अगर इंडिया अलायंस अच्छे से साथ में मिलकर लड़ती तो शायद 2024 में जीत जाते ही। बंगाल में इंडिया अलायंस तो साथ में नहीं लड़ रहे थे, या और भी कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे जैसे लेफ्ट फ्रंट विद ऑल इट्स, ये जैसे केरला में भी वो तो साथ में नहीं लड़ रहे थे। ऑफ कोर्स केरला में लेफ्ट और कांग्रेस साथ में नहीं लड़ पाएंगे अभी की सिचुएशन में, बट वैसे ही बंगाल, क्योंकि इंडिया अलायंस बना ही था कि लोकसभा इलेक्शन के लिए वहाँ ये था ही नहीं, लेकिन मैं जो बात कहना चाहिए, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में भी उसमें भी बहुत सारे मतलब कंट्राडिक्शंस थे, मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे। तो जो है कि जब तक अभी भी बीजेपी मतलब डिस्पाइट देयर आइडियोलॉजी, डिस्पाइट जो हम कह रहे हैं आइडियोलॉजी पीक है, जैसे 24 का ही देख ले जो उनके लिए बहुत ये, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट्स, या 24 के पहले 19 का भी आप देख ले, परसेंटेज ऑफ वोट आप देखेंगे अगर बाकी अपोजिशंस एक साथ मिलकर सही में लड़े यूनाइटेड, तो शायद बीजेपी को हरा सकते हैं, या एटलीस्ट एक
चैलेंज तो दे सकते हैं। देखिए, ये कहा गया कि इलेक्शन से पहले कि ममता बनर्जी जो हैं, शी इज़ अ फाइटर, शी इज़ फाइटिंग लाइक अ लायनेस। और वो मोदी की जो सियासत है, अगर उसको कोई चैलेंज कर सकता है उन्हीं की तरह से, तो वो ममता बनर्जी हैं। ये राहुल गांधी अगर करते तो ऐसा हो जाता। और पहले केजरीवाल के लिए भी यही कहा जाता था कि भाई आम आदमी पार्टी है, वो आप देखें चाहे सोशल मीडिया पर हो चाहे मीडिया पर हो, पूरे नैरेटिव को कैप्चर करके रखती है, ये कहा गया। अब आप ये देखें कि हश्र क्या हुआ है। मैं रखना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे थे, वो अब देखें कि वो लड़ी, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई डू नॉट डिनाई दिस। और उन्होंने एटलीस्ट पूरा नैरेटिव, ये सब कुछ जो है वो दिखाने की पूरी वो कोशिश की, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर, बीजेपी वहाँ पर जीत गई, कामयाब हुई। और ऐसे वैसे भी नहीं, 206 सीटें उसको मिली हैं। अब फिर से ये कहा जा रहा है कि देखिए, वो आपने भी बोला कि तेजस्वी की तरह, उनकी तरह वो नहीं बैठेंगी, शी विल फाइट बैक। और ये भी कहा जा रहा था कि देखिए, अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो फिर फेयर उनको मिलना चाहिए उनका ड्यू, और शी इंडिया शुड बी द अलायंस प्राइम में क्या इंडिया अलायंस मिनिस्टर में कैंडिडेट, और राहुल गांधी को बैक सीट लेनी चाहिए। इनफैक्ट अखिलेश को या अरविंद केजरीवाल को या तेजस्वी, ये वो बेसिकली वही लॉबिंग उसी उसका पार्ट था, वो जहां पर वो कांग्रेस को साइडलाइन करना चाहते हैं और बाकी किसी को भी वो फ्रंट फेस बनाना चाहते हैं। हमने नीतीश कुमार का भी देखा था कि कैसे उनको कन्वीनर बनाना चाहते थे, और फिर क्या हुआ। सवाल मेरा ये है कि क्यों ये लग रहा है कि ममता बनर्जी विल फाइट बैक? क्यों ये लग रहा है कि ममता बनर्जी किसी और लीडर की तरह चुप होकर नहीं बैठेंगी? वाई आर वी गेटिंग दिस फीलिंग? देखिए, ममता बनर्जी जो है वो इम्प्रेशन की बात नहीं है। ममता बनर्जी फाइटर है, ये सब जानते हैं। वो पहले भी फाइट करती रही हैं, और वो इसलिए, और उन्होंने ये उनकी फाइटिंग स्पिरिट ही देख लीजिए कि उन्होंने बोला मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी, मैं जाऊँगी, और बोलते बोलते चली गई कि इंटरनेशनल कोर्ट भी चाहूँगी। तो वो और बाद में बोला कि मैं फ्री बर्ड हूँ और मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं से लड़ सकती हूँ, कहीं भी कंटेस्ट कर सकती हूँ, और अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करने, अब वही मेरा एक टारगेट। तो ये है, लेकिन तो वो फाइट करेंगी। लेकिन एक चीज़ जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अब ममता बनर्जी 30 साल 40 साल की नहीं है, वो 70+ है, तो कब तक फाइट कर सकेंगी? ये सबका टेंशन एंड ऑफ द डे। तो आई डोंट सी हर रिमेनिंग एक्टिव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। क्या आपको लग रहा है अभिषेक बनर्जी में वो ज़ील है कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी देखिए, वो जो पुरानी थ्योरी है जो किंगडम बनने की, इब्न खल्दून की, के 3 स्टेजेस ऑफ जो कि ये होता है कि तो फर्स्ट स्टेज ममता थी, वो खुद फाइटर थी। अभिषेक तो फाइट ग्राउंड से नहीं आया ना, उन्हें तो सब कुछ मिला है ना। तो वो बाबर या ये नहीं है, वो उन्हें एक ऑलरेडी थाली में मिल रहा है। वो अकबर के बाद वाले जनरेशन के है, अगर हम वैसे कंपेयर करने की बात करें तो वो चीज़ है अभिषेक में। तो अभिषेक ने वैसा ग्राउंड टेस्ट किया नहीं है, हमें नहीं मालूम कि वो कर पाएंगे। जब पावर में थे तो भीड़ लग रही थी, आईपैक का पूरा सोशल मीडिया नैरेटिव था। पावर में नहीं है तो क्या तब भी कर पाएंगे, ये देखने की बात है। दूसरी चीज़ है कि करप्शन के एलिगेशंस जैसे बहुत सारे हैं। तो अब तो पहले तो सिर्फ ईडी और सीबीआई थी, अब तो कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस भी है। तो कितने लोग टीएमसी 80 जीते हैं, कब तक 80 रह पाएंगे? 1 साल के बाद ही अगले साल ही बंगाल में कोलकाता में कॉरपोरेशन इलेक्शन है, उसके पहले कितने लोग स्विच करेंगे, मुस्लिम नॉन मुस्लिम? क्या पार्टी को टूटता हुआ देख रहे हैं? पार्टी फॉर्मली वर्टिकली टूटे कि नहीं, इमीडिएटली मुझे लगता है जब तक ममता बनर्जी है शायद ना टूटे इमीडिएटली एटलीस्ट। लेकिन कई लोग शिफ्ट करेंगे। ये हमने जो पार्टी जीते नहीं है वो तो हमने पहले ही बात की, सोशल मीडिया पे कई लोग दिखने लगे इस तरीके से। लेकिन विद इन एमएलएज भी एक उनके लीडर है, उन्होंने तो जहाँ तक बोला है कि 20-30 एमएलए हमारे टच में हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम एमएलएज की भी बात करी है। तो ये इस तरह की खैर बहुत सारी र्यूमर्स बनती रहती है। लेकिन फिर भी इसमें आई वोंट बी सरप्राइज्ड एंड द फैक्ट कि ममता बनर्जी खुद हार गई हैं, तो असेंबली के अंदर वो नहीं होंगी, अभिषेक भी नहीं होंगे, तो पार्टी का लीडर कौन बनेगा? जब शुवेंदु या इस तरह के लीडर जब छोड़ के गए थे, नंबर 1 की लड़ाई नहीं थी। बात था कि जैसे ही अभिषेक को प्रमोट करना शुरू हुआ तो हुआ कि अच्छा नेक्स्ट लीडर अभिषेक होगा, शुवेंदु या मुकुल रॉय नहीं होंगे। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस वाई वो लोग खुश नहीं थे साइड होने। तो फिर अभी तो ये होगा कि अब असेंबली में किसको कौन लीडर होगा, और फिर उनको क्या सब मानेंगे?
तो ये सारी चीज़ें 30 मुस्लिम एमएलए अगर जीत के आए हैं तो हो सकता है वहाँ से भी एक डिमांड हो, क्या डिप्टी को ये बना, क्योंकि ममता एकदम से मुस्लिम वोटर्स को नहीं, फिर क्या पार्टी में जो 80 आए हैं वो कितने रहेंगे। और सबको भी पावर में, जो जैसा आपने पहले बताया कि आइडियोलॉजिकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, मोस्ट ऑफ देम आर देयर फॉर पावर, ठीक है ना। सेंट्रिस्ट है, सेंटर थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट कभी भी जा सकता है, तो सेंट्रिस्ट के लिए ये बहुत आसान है फेंस सीटर बनना और या जिस तरफ मूव करना कर जाएंगे। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर उसमें से कई सारे एमएलए जो है वो शिफ्ट करे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, या कुछ एमपी भी कर सकते हैं, ऑल्दो अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई लोग को लग रहा है कि जैसे बीजेपी को नंबर की ज़रूरत नहीं है, बट राज्यसभा इलेक्शन के वक्त नंबर की ज़रूरत होती है, तब वहाँ पे एक एक एमएलए एक एक एमपी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कुछ लोग स्विच करें अगले कुछ महीने में ही, ये कह के कि मैं पीपल्स मैंडेट है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और इस तरह की बातें। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या आम आदमी पार्टी जैसा हश्र तो आप देख रहे हैं क्या टीएमसी का हो सकता है? आम आदमी पार्टी फिर भी 2 स्टेट्स में थी, अब एक जगह से चली गई, देखिए दो चीज़ें, पहले जो मैंने बोला कि बंगाल में विनर टेक्स इट ऑल, तो अगर कल बीजेपी धीरे धीरे, और खासकर बीजेपी जैसा आपने बोला एक बार पावर में आते तो वो बहुत आसानी से तो पावर से जाते नहीं है, तो और शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि 100 साल हम रहेंगे, तो 100 साल भले ना रहे लेकिन 10 साल अगर रहेंगे तो आई वोंट बी सरप्राइज। तो वैसे सिचुएशन में कुछ लोग अगर शिफ्ट करते हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज। लेकिन क्या पार्टी टीएमसी को तो वो तोड़ते बीजेपी अगर उन्हें ज़रूरत होती, अभी तो वो दे आर इन वेरी कंफर्टेबल मेजोरिटी, तो उन्हें पार्टी तोड़ने की ऐसा ज़रूरत क्या है। जिनको आना है वो आएंगे, धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे, वो करते रहेंगे, क्योंकि तोड़ के आप लाओगे तो उन्हें कुछ देना भी तो होगा। आप खुद से आओगे तो जो भी मिलेगा आप उसमें आप मजबूरी में आए हो ना, आप इसलिए आए हो कि सीबीआई का डर है आपको या ईडी का डर है आपको, ठीक है ना। और हमने इलेक्शन के कैंपेन के बीच में देखा कि कई सारे लीडर्स के घर पे रेड्स हुए हैं, तो खासकर ऐसे लीडर चाहे वो जीते हो या ना भी जीते हो, जिनके घर पे रेड हुआ है, जिनके ऊपर कोई केसेज है, करप्शन के केसेज है, वो क्या करेंगे। ये इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि उन सब की फाइलें खुलेंगी, और जाहिर सी बात है कि अगर ममता बनर्जी ने खोली थी तो अब इनकी भी फाइलें खुल सकती हैं और खुलेंगी, और वो सब तो डर तमाम लीडर्स को सता ही रहा है। और मैं लास्ट क्वेश्चन मेरा जो पिछला अधूरा रह गया था, जो मुसलमानों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए बंगाल में आप किस तरह का फ्यूचर देख रहे हैं? मैं जब बंगाल गई थी तो मेरे लिए एक तरह का एक शॉकिंग था, बट मैंने देखा कि वहाँ पर खुलेआम जो मीट की शॉप्स थी बिल्कुल वहाँ पर खुलेआम थी, और कोई आगे कोई चटाई या कुछ इस तरह की जो चीज़ें हम यूपी वगैरह में देखते, क्योंकि आई एम फ्रॉम यूपी, तो वहाँ जो देखते थे वो मैंने बंगाल में नहीं देखी। और मैं काफ़ी सरप्राइज थी, क्योंकि वहाँ फिर कहा गया कि नहीं, यहाँ तो हिंदू मुसलमान सब, ईसाई वगैरह सब यहाँ पर क्योंकि मीट खाते हैं और हर तरह का खाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा जो काफ़ी जो कारोबार हैं वो जाहिर सी बात है वो मुसलमानों के यहाँ। अभी मैं देख रही थी एक वीडियो कि जहाँ कुछ बिरयानी बिक रही थी वो पूरी तोड़ फोड़ की गई है, वहाँ उनको परेशान किया गया है। तो मेरा सवाल ये है कि मुसलमान जहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से वो पावर में रहे, उनको उस तरह का डर वहाँ पर नहीं रहा, चाहे लेफ्ट रही या टीएमसी, अब उनको क्या डर सता रहा है, अब उनको क्या लग रहा है? और वो लोग स्पेशली रियाज जो वोट नहीं दे पाए, जो एजुकेशन में या फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में या कम्प्लीटली उनको हटा दिया गया है, उनके लिए क्या है? क्योंकि यही सवाल मैंने बिहार के हवाले से पूछा था कि उन लाखों लोगों का क्या हुआ, वो कहाँ हैं? क्योंकि अगर आप वोटर नहीं हैं तो आपको जो गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ हैं और ये सब हैं, उसका भी आपको कोई फ़ायदा सीधे तौर पर नहीं मिल पाएगा। देखिए एसआईआर के डिलीशन में जो है वो 2 पार्ट है, जो कई बार लोग नंबर्स के गेम में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, 90 लाख डिलीट हुए हैं कि कितने लाख डिलीट हुए हैं। जैसे आपने बिहार का भी जिक्र किया तो इसलिए मैं वो कि एक है कि कुछ सही में जेन्युइन, वो जैसे लोग कहते हैं 90 लाख लोग डिलीट हो गए, क्या 90 लाख जेन्युइन लोग हैं जिन डिलीट हुए? कुछ लाख ऐसे होंगे, 40 लाख 45 लाख 50 लाख, मुझे नहीं मालूम क्योंकि कोई फिगर है नहीं, जो सही में मर गए होंगे या शिफ्ट हो गए होंगे या डुप्लीकेट थे या डिलीट, जो भी इस तरह के रीजन। तो अगर हम फिगर्स की बात करें तो आई एम वरीड अबाउट, मुझे लगता है कि मोटा मोटी 35 से 40 लाख लोग, ये मैं नंबर ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जैसे 27 लाख तो जो अंडर एजुकेशन वाले जो डिलीटेड लिस्ट थी वो है, प्लस जो ट्रिब्यूनल में केस गया है वो 34 लाख गया, तो ये 34 लाख ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है। और मैं मान लूँ कि ऐसे, क्योंकि मैं कुछ 1-2 लोगों को ऐसा जानता हूँ कि जिनको अभी तक समझ ही में नहीं आया, खासकर जो मेड और इस तरह के लोग हैं, कि उनके बीएलओ ने कहा है कि इलेक्शन के बाद जो है ना फॉर्म भरना,
तो उन्होंने अपील ही नहीं फाइल किया था। तो ऐसे मान लीजिए 2-4 लाख और लोग होंगे, तो 34 है तो मान लीजिए 35-36 या शायद 40 लाख होंगे। अब मेरा जो वरी है, इमीडिएट वरी, कि ये जो 40 लाख या 35 लाख जो लोग हैं उनका क्या होगा। अभी तक करीब 2000 के आसपास, 2000 या 2200 के आसपास लोगों का ट्रिब्यूनल ने क्लियर किया है, जिसमें 90% लोगों का क्लियर हुआ है। तो उसमें 1900 में कुछ ऐसे कुछ लोगों का ही डिलीट हुआ है। ऑलमोस्ट 85-90% लोगों का नाम क्लियर कर दिया गया है। तो अगर आई जस्ट होप कि यही ट्रेंड रहेगा, तब भी आई फियर कि 5-7 लाख लोग ऐसे होंगे जो बहुत गरीब लोग हैं, जो एक कम या नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, और जो डोमेस्टिक हेल्प की आपने बात करी, मेड या इस तरह के मजदूर, रिक्शा जो चलाते हैं लोग हैं, उनके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या होगी। उनके पास ज़मीन नहीं है तो ज़मीन का कागज़ नहीं होगा, उनके पास है वोटर कार्ड, उनके पास है आधार कार्ड, उनके पास है राशन कार्ड। ये तीनों डॉक्यूमेंट SIR में नहीं मान रहे, तो उनके पास और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। या कुछ ऐसे होंगे जिनका सही में नाम में कुछ, पहले के नाम में पप्पू लिखा हुआ था और अभी मोहम्मद रियाज लिखा हुआ, इस तरह की कुछ डिस्क्रिपेंसी होती है। तो ऐसे लोगों का, तो ऐसे 5-7 लाख अगर डिलीट ट्रिब्यूनल से भी क्लियर नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं बस आई एम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड सेइंग कि सिर्फ 5 लाख हो, लेकिन वो शायद 10 लाख भी हो जाए, शायद 12 लाख हो जाए। तो ये इन 10-12 लाख या 5-7 लाख जो भी हो नंबर, उनका क्या होगा ना। TMC की गवर्नमेंट अगर होती तो वन वुड हैव होप्ड कि उनका कुछ एटलीस्ट डिटेंशन सेंटर में तो नहीं भेजते इमीडिएटली, और उनके लिए कुछ। नाउ इनके लिए देयर आर वरीज कि क्या होगा उनकी लड़ाई, क्योंकि वो फॉर्म 6 भी नहीं पढ़ पाएंगे अगर डिलीट है तो, जैसा खबर जैसी आ रही है। उनको प्रोबेबली दे विल हैव टू गो टू कोर्ट। नाउ ये 1-2 लोगों की बात नहीं है, वो जो कांग्रेस के जीते हैं एक MLA, वो उनका नाम डिलीट था, वो कोर्ट में जाके उन्होंने वो कराया, बट कितने लोग ऐसे कोर्ट जा पाएंगे। तो कई लाख लोग ऐसे होंगे क्या, वो जो जैसे असम में डी वोटर्स बहुत सारे हैं, इस सोशल मीडिया पे इस तरह की एक लिस्ट सर्कुलेट हो रही थी, करीब आई एम श्योर वो उससे ज़्यादा होगा, बट 64 लोगों की ऐसी लिस्ट है जो इलेक्शन ड्यूटी कर रहे थे, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में है, टीचर है या कुछ इस तरह के जॉब में है, लेकिन वो उनका नाम डिलीट है, तो वो और ज़्यादा। तो ऐसे लोग जो, ऐसे हम जानते हैं कि असम में से बहुत सारे डी वोटर्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी है लेकिन वोट नहीं दे सकते, या कुछ ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि प्रेसिडेंट की फैमिली के लोग या आर्मी में सर्व किए हुए लोगों को डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया था। तो कई सारे ऐसे लोग हुए। तो वहाँ ऐसा क्या बंगाल में होगा, आई फियर कि ऐसा होगा। लेकिन असम से बंगाल जो थोड़ा सा मुझे जो ये है कि असम में एक असमी बंगाली वाली जो इशू है वो एटलीस्ट बंगाल में नहीं है, बट शायद अब थोड़ा बंगाली और इलीगल और घुसपैठिया ये वाला मुद्दा और गर्म होगा। उनका क्या होगा मुझे नहीं मालूम, बट ये एक कंसर्न की बात है। दूसरा जो आपने वहाँ के सोशल लाइफ की बात करी कि वहाँ रहते, खासकर जो आपने गोश्त के दुकानों की बात करी, वो मेनली कोलकाता का एक फिनोमेना है, अर्बन या कुछ आसनसोल या इस तरह के जगह में जो मुस्लिम मोहल्ले हैं वहाँ पे ये इस तरह की चीज़ है। और उसकी वजह जैसे आपने बताया कि जनरली अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन जैसे आपने बताया कि यूपी में कुछ कर्टेंस या कुछ चटाई या कुछ इस तरह के लगा के रखते हैं। अभी तो जैसा मुझे सुनने में आया कि कई सारे स्लॉटर हाउस और ये सब डर से अभी बंद है। जैसे आपने एक देखा होगा, जबकि वो बीफ नहीं मटन शॉप था, न्यू मार्केट एरिया में एक बुलडोज़र लेके पार्टी के वर्कर्स तोड़ने आ गए थे उसको। वो एक मटन शॉप था जो खैर उस टाइम वो शायद दुकान बंद थी जहाँ तक मुझे मालूम है, लेकिन वो उसको तोड़ने के लिए आ गए। तो इस तरह के इंस्टेंसेस, या पूजा का टाइम है रामनवमी या इस तरह के इंस्टेंसेस, ऐसी चीज़ें। ये एक चीज़ और है कि इस तरह के जो वीडियो आते हैं, ये ध्यान बंगाल में, जैसा मैंने पहले मुस्लिम के बारे में बताया कि उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम और बंगाली स्पीकिंग, वैसे ही बंगाल में एक अच्छा खासा हिंदी स्पीकिंग हिंदू भी है, जो कि बीजेपी के फर्स्ट राउंड ऑफ सपोर्टर्स थे। वो खासकर यही अर्बन एरिया में ज़्यादा है, आसनसोल हो, ये इस तरह की फुटेज कई बार ना आपको ऐसे एरिया से मिलेंगे। बंगाली एरिया से फिर भी उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बंगाली बिरयानी, बंगाली का सबसे पॉपुलर डिश अभी कोई अगर सेल में देखेंगे तो शायद बिरयानी खाने में, एंड दे आर वेरी प्राउड अबाउट कि वो कोलकाता बिरयानी इज पार्ट ऑफ बंगाली कुशीन। तो लेकिन जो इस तरह का एरिया है, जैसा मैंने बताया, जहाँ पे मिक्स है, जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग भी लोग हैं, जहाँ पे कई सारे ये जय श्री राम के नारा आप जैसे सुनेंगे ना, उसको अगर आप गौर से पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको लगेगा ये हिंदी स्पीकिंग लोग, वो हिंदी में बात कर रहे हैं। ये भी आपको वो इस तरह की चीज़ मिलेगी। तो ये है कि अब आगे मुसलमानों के लिए इन जनरल, जैसे
मैं कोलकाता से हूँ, ऑल्दो मैं अभी दिल्ली में हूँ, लेकिन मुझे जो कि वहाँ लोग कंसर्न है, जैसा आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि इस तरह के कुछ इदारों ने अनाउंस किया है। मुझे मालूम है कि स्कूल कॉलेज में लोग बच्चे जो है घबराए हुए हैं, खासतौर पर जो विजिबल मुस्लिम होंगे। हाँ, खासकर विजुअल मुस्लिम, खासकर लड़कियों के लिए है कि पीपल आर कि इस हफ्ते रुक जाओ, एटलीस्ट 9 तारीख को गवर्नमेंट बन जाएगी, उसके बाद देखते हैं कैसा रहेगा, फिर जाना, एक हफ्ते रुकने के लिए इस तरीके की बात हो रही है। तो एक कंसर्न है अभी बहुत सारे जगह पे, क्योंकि इस तरह की नारेबाजी हो रही है, कहीं पे बुलडोजर लेकर आ रहे, तो सिचुएशन थोड़ा टेंस भी है। तो ये है, लेकिन बहुत मेजर लेवल पे अभी तक अल्लाह का शुक्र है वैसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। ऑल्दो शुभेंदु अधिकारी के एमएलए को और कुछ 2-3 मर्डर की खबर ऑलरेडी आ गई है। काफी बड़ा मर्डर उनके हाँ, पीए का जो उनके पीए का भी मर्डर का हुआ है, और उसके बाद बहुत ही प्रोवोकेटिव उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि शायद जैसा क्लेम किया है कि नारा हिंदू मुस्लिम को अलग करके सेग्रीगेट करके मारने की कोशिश करी। मुझे नहीं मालूम क्या हकीकत है, लेकिन इस तरीके से जो चीज़ें हुई है तो इनसे माहौल थोड़ा और ख़राब होगा। लेकिन अभी तक मुस्लिम कंसर्न है, टेंस है, लेकिन वन होप्स के चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश भर में ही हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो काउ बेल्ट है वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। कुछ स्टेट्स बचे थे जहाँ लग रहा था कि पीसफुली में भी मुसलमान अपने काम, अपने कारोबार, अपनी चीज़ें, अपनी एजुकेशन ये सब हासिल कर रहे हैं। उसमें एक वेस्ट बंगाल भी था। वेस्ट बंगाल भी अब हाथ से एक तरह से चला गया है, और हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि बीजेपी किस तरह की सियासत करती है या वो क्या कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो कंसर्न है वो हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंतज़ार करके चीज़ों को देखना होगा कि क्या पावर में आके भी ऐसा होता है। और फिर वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ के जो कंसर्न लोग हैं, जो ख़ास तौर पर लिबरल हिंदूज़ हैं, जो इस तरह के तमाम इथोज़ में सब में यकीन रखते हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, ये देखना इम्पोर्टेंट। लिबरल हिंदूज वो इम्पोर्टेंट होगा देखने के लिए, लेकिन एक चीज़ है कि कुछ चीज़ें बदलेंगी ऑफ कोर्स, जैसा आपने कहा कि वो एक पावर शेयर कर रहे थे कुछ टू सम डिग्री, एंड एक उनकी सोशल लाइफ थी जो, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं माहौल, तो एक तरीके के उसमें रह रहे थे, तो थिंग्स विल नॉट रिमेन सेम फॉर श्योर, चीज़ें बदलेंगी। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रियाज की, लोगों को ये लगता है कि सडनली कम्युनल हो गया है बंगाल, जो मैंने आपसे शुरू में भी मैंने कहा, और अक्सर शायद इसको बहुत नैरो करके शायद इन चीज़ों इस पर्सपेक्टिव को देखा जाता है। लेकिन अगर हम पूरा इतिहास, पूरी तारीख़ अगर हम देखते हैं बंगाल की, बंगाल पार्टीशन से लेकर बंगाल में वर्स्ट राइट्स हमने देखे हैं, और जो उस वक्त की जो जनरेशन्स रहीं जिन्होंने ये सब कुछ देखा, जाहिर सी बात है कि उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में वो तमाम चीज़ें रही होंगी जो हो सकता है उन्होंने ओवर जनरेशन पास की हों। मैं ये भी मानती हूँ कि जो नॉर्थ इंडिया का जो कम्युनलिज़म है और जो बंगाल का है, उसमें एक फ़र्क है कि भले ही वो इस तरह से कहें कि नहीं वो बीजेपी को उन्होंने चुना है, लेकिन हो सकता है कि वो तलवार लेकर मस्जिदों के सामने ना आएँ, या आपको मारने पीटने ना लगें, या हो सकता है कि लिंच ना करें, लेकिन है तो वो भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही या सांप्रदायिक तरह की सियासत। ये कोई रिसेंट फिनोमिना तो नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि इसको सिर्फ बीजेपी ने एक आवाज़ देकर इसको बहुत सरफेस पर वोकली पेश कर दिया है और इसको एक पावर दे दी है? इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। वुड यू अग्री और नॉट? यस, आई अग्री। उसमें चीज़ ये है कि देखिए, मैंने 2017 में एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था, वहाँ पे वो मैंने उस आर्टिकल का टाइटल मैं एग्जैक्ट तो भी भूल रहा हूँ, लेकिन कुछ इस तरह से कि कैसे टीएमसी ने एक स्पेस दिया मुस्लिम को आइडेंटिटी असर्शन का, और वो कैसे कम्युनलिज्म को बढ़ा रहा है स्टेट में। ठीक है, और वहाँ पे मैंने कंपेयर किया था कि अभी का, मतलब 2017 के वक्त बात की थी, अभी उसका समझ लीजिए 2026 पीक है 10 सालों में, कि उसको मैंने 1930s एंड 40s के बंगाल से कंपेयर किया था। कि बंगाल जब जो आपने राइट्स की बात करी, जो हिंदू मुस्लिम कम्युनल टेंशन जो हुए, ये खासकर ये सब 1938 के बाद जो चीज़ें इस तरह की वहाँ शुरू होती है बंगाल में। तो बंगाल का एक अपनी, और द फैक्ट कि पार्टीशन का अगर हम बात करें, जो दो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट इंडिया में है वो पंजाब एंड बंगाल, लेकिन दोनों में एक डिस्टिंक्शन है कि पंजाब में क्या हुआ, ऑलमोस्ट डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ। सिख मेजोरिटी ऑफ देम इस तरफ आ गए, वास्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम सिख एंड हिंदू, एंड मुस्लिम इस तरफ से पंजाब से ऑलमोस्ट
मेजोरिटी चले गए, तो वो नहीं था। लेकिन बंगाल ऐसा नहीं हुआ। बंगाल में एक तरह से पार्टीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। 30%, 27-28% 2011 के सेंसस के हिसाब से मुसलमान बंगाल में अभी भी है, और अच्छे खासे हिंदू हैं बंगाल में जो उस साइड से ईस्ट बंगाल से आए हैं, और उनको वो पार्टीशन का जो पेन है वो ऑफकोर्स है, जो आपने कहा, जो बीजेपी या इस तरह की पार्टी ने उसको यूज़ किया। लेकिन पार्टीशन के बाद क्या हुआ, पहले कांग्रेस की सरकार में और बाद में लेफ्ट की गवर्नमेंट में, एंड टू सम एक्सटेंट फिर टीएमसी के भी गवर्नमेंट में, उनको ये इतना स्पेस मिला कि चाहे वो उस साइड के हो या ओवरऑल जो हिंदू एलीट हैं, जो मेजोरिटी है, उनको दे डिड नॉट नीड मतलब कई बार ये सवाल लोगों के मन में तो रहता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्टेट में ही बीजेपी 0 पे या 1 या 2 या 3 तक पे ही सीट पे ही क्यों सिमटी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि जो वहाँ की जो मिडिल क्लास है, डिस्पाइट बीइंग, जो आपने कहा कि सटल कम्युनलिज्म, एंड सिर्फ कम्युनलिज्म की बात ये नहीं है कि जो एक आइडियोलॉजिकल जो पार्टीशन की हिस्ट्री है, लेकिन तब भी बंगाल बाई एंड लार्ज जो है स्टेबल था एंड पीसफुल था। उसकी वजह है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट्स रही, वो लेफ्ट स्पेशली उसके लिए बहुत फेमस है, बट उसके पहले बीसी रॉय और कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही, और लेफ्ट की ऑफ कोर्स ज्योति बासु के रिजीम में, कि उनको एकोमोडेट किया गया, उनको स्पेस दिया गया जो उस तरफ से लोग आए थे। तो ये एक बाई एंड लार्ज, और इस पर एक थ्योरी भी है कि मुस्लिम जो थे वो स्पेशली लेफ्ट रिजीम तक की अगर बात करें तो दे वर नॉट, उनको कम्युनल राइट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो मार्जिनलाइज्ड ऑलरेडी थे। ठीक है, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, ये था, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये स्पेस नहीं था, जो मैंने अपने आर्टिकल में आर्ग्यू किया था 2017 वाले, कि जब वो वंस दे स्टार्टेड कमिंग इनटू पब्लिक स्पेस, जब वो असर्ट करने लगे अपने को, क्योंकि एक नया मिडिल क्लास बंगाल में बना मुसलमानों के बीच, और उन्होंने असर्ट करना शुरू किया, तो डैट लेड टू द काउंटर पोलराइजेशन ऑल्सो, एंड उसका एक जो पूरा कंसोलिडेशन जो है, जो हमें अब अभी देखने को मिलता है, वो हुआ। तो उस हिसाब से आई एम नॉट सरप्राइज्ड। कई लोगों को सरप्राइजिंग लग रहा है कि बीजेपी कैसे आ गई बंगाल में, बट अगर वो ट्रैजेक्टरी देखेंगे, और खासकर आरएसएस जिस तरह से कंसिस्टेंटली वहाँ ग्रो कर रही थी, काम कर रही थी, सो दिस इज़ नॉट अ वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट। बट फ्यूचर जो है वो एक seeing what is happening for last 10 years in Assam, seeing what is happening in other many BJP ruled states, जिस तरीके से कई बार इंसिडेंट्स होते हैं, वन इज़ दैट इज़ वाई बहुत सारे जगह जो आपने बताया टेंस है, या लोग वरीड है कि जैसे बकरीद आने वाला है, तो उस टाइम भी वन होप्स की चीज़ें क्योंकि तब तक तो इनकी सरकार बन जाएगी, बट एक चीज़ें जो है वो मतलब थोड़ी कंसर्न की है। बट क्योंकि पहली बार बीजेपी पावर में आई है वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है जो उनका सप्रेस एक तरह का वोट बैंक रहा, या फिर जो कार्यकर्ता रहा जो उतना वोकल नहीं बात कर पाता था टीएमसी के डर से, लेफ्ट के डर से, वो अब सब बिल्कुल एकदम खुलकर जैसे होता है ना, हाँ, कि एकदम वो आ आपको गए दिख रहा है, वो सोशल मीडिया पे आपको दिख रहा है, हाँ, ट्रेन में, बस में, सब जगह हर जगह वो जो है अपने को असर्ट कर रहे हैं। उसको लोग सबअल्टर्न हिंदुइज्म बोल सकते हैं, सबअल्टर्न हिंदुत्व, या इस तरह की आइडेंटिटी असर्शन जो बोले, वो दिखेगा। बट जो रिजल्ट होगा कि उस अभी वो आइडेंटिटी असर्शन जैसा हमने देखा है हैदराबाद में या दूसरे जगह की, जब होली का टाइम आता तो मस्जिद में ढक दिया जाता है, या इस तरीके की चीज़ है। तो आई वोंट बी सरप्राइज जब धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें, सिचुएशन विल डिमांड की, जैसे आपने बताया कि मुस्लिम ने इदारों ने इस स्टेटमेंट दिया है कि थोड़ा कंट्रोल में रहो। मसलहतन ये तमाम चीज़ों तो ये मसलहतन जी बिल्कुल तो मुसलमान सोचेंगे, और अब उनको अपने आप को रीथिंक करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ों को उनको दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरी तरीके से अब देखना पड़ेगा, खासतौर पर मुसलमानों के लिए। वन लास्ट पॉइंट आई वांटेड, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू दिस, क्योंकि पिछले 10 साल से या उसके पहले से ही बोले कि बंगाल में खासकर ये था कि बीजेपी आ जाएगी, वो जो बोलते हैं जिस बच्चों को माँ डराती है जब सोता नहीं कि सो जाओ नहीं तो शेर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, या सेंट्रल एशिया पे मैं रिसर्च करता था तो चंगेज़ खान आ जाएगा, इस तरीके की जो बात होती है। तो वो है कि ये 10 साल पिछले इलेक्शन में मुसलमानों को यही बोला गया था कि बीजेपी आ जाएगी, अभी भी इस बार भी वही बोला जा रहा था। तो अब जो है कि बीजेपी आ गई है, तो जो पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया जिस तरीके से चैलेंजेस को नेविगेट कर रहा है, वैसे बंगाल के भी सब लोग और इंक्लूडिंग मुस्लिम भी करेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये डर तो नहीं है। तो ये वन होप्स की इस तरह के सिचुएशन में जो एक सिल्वर लाइनिंग है, हम अगर दूसरे स्टेट में देखें कि एक अपनी कम्युनिटी से भी एक कम्युनिटी के जो इश्यूज़ है या उसको बोलने वाले जेन्युइन लीडरशिप
कुछ इमर्ज होगी, जैसे नौशाद सिद्दीकी या ISF है या इस तरह की जो पार्टी है, उनके ऊपर हमेशा यही इल्ज़ाम लगाया जाता था ना, या और भी जो इस तरह के लीडर है कि तुम कुछ बोलो नहीं या कुछ डिमांड नहीं करो। लेकिन है कि वो पिछले बार इलेक्शन में भी या इस बार के भी इलेक्शन में देखे तो माइनॉरिटी के लिए TMC ने कोई बहुत बड़े प्रोमिसेस तो किए नहीं थे, लेकिन फिर भी आप सिर्फ डर पे आप वोट मांग रहे थे। तो वहाँ पे ये है कि अब हो सकता है कि TMC को ही मुस्लिम वोट दे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नाउ दे विल बी एट प्रोबेबली दे कैन बार्गेन एंड देन नॉट सिक्योरिटी, ये डर तो नहीं दिखा पाएंगे ना कि BJP आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि मतलब जो होना है वो तो होगा ही मुसलमानों का, लेकिन हर जगह ही BJP है, सेंटर में ऑलरेडी है BJP, तो बंगाल में भी अगर हो सकता है कि फिर कम्युनिटी लेवल पे वो अपने ऊपर और काम करना और इन तमाम चीज़ों पर शुरू करें। अभी देखना होगा, अभी तो बहुत बहुत शुरुआती दिन हैं, अभी ओथ सेरेमनी भी नहीं हुई है, देखते हैं किसको कमान दी जाती है, हु इज़ गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर, एंड देन विल सी हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड। बट बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब आपका कि आई एम श्योर लोगों को इस पॉडकास्ट के ज़रिए, जो हमारी ऑडियंस है, उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।